अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वीक 12 डे 2। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, कल के लेक्चर में हम लोगों ने OSPF पढ़ना शुरू किया था। उसकी बेसिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं जो हर प्रोटोकॉल में ही डिस्कस होती हैं वो 9 से 10 के करीब हैं। तो उन पे कल हमने बात की थी। हमने ये 9-10 प्रॉपर्टीज रिप में भी डिस्कस की थी, उन्हीं प्रॉपर्टीज को OSPF में भी पढ़ा है। यही सब कुछ ISIS में भी है। यही चीजें आगे डेफिनेटली जब आप BGP पढ़ेंगे उनमें भी डिस्कस होंगी। ठीक है जी। तो मैंने आपको ये ऐसे 9-10 पॉइंट बता दिए हैं। आप इनफैक्ट 10 ही कहें, टेबल तक उसको लेके जाएंगे। तो रिब के बारे में हम कह सकते हैं इसमें डायरेक्ट राउटिंग टेबल बनता है, बाकी के टेबल्स नहीं बनते। उसकी 10वीं प्रॉपर्टी हम ये कंसिडर कर लेते हैं। तो ये है कि ये 10 ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आपके जहन में रहें तो कोई सा भी राउटिंग प्रोटोकॉल आपके सामने आ जाए, उसको उसकी जो बेसिक्स हैं उनको आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, कल जो आखिरी कॉन्सेप्ट हमने OSPF के बारे में पढ़ा था वो था जी कि आपने जब OSPF को कॉन्फ़िगर करना है तो कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। उनमें OSPF प्रोसेस आईडी है, उनमें राउटर आईडी है, उनमें वाइल्ड कार्ड मास्क है और एरिया आईडी है। प्रोसेस आईडी और राउटर आईडी तो बिल्कुल ही नई चीज थी आपके लिए। OSPF की प्रोसेस आईडी एक नंबर है जिसकी रेंज 1 से लेकर 65535 तक है। इस नंबर की अहमियत OSPF डोमेन के हर राउटर पर नहीं होती। OSPF डोमेन से मेरी मुराद वो राउटर्स जिन पे OSPF इनेबल्ड है। अ ग्रुप ऑफ राउटर या ग्रुप ऑफ OSPF इनेबल्ड राउटर हम यूं कहेंगे। ठीक है जी। तो इसमें ये हमने बात की थी। ठीक है। और OSPF डोमेन के हर राउटर के ऊपर प्रोसेस आईडी की अहमियत नहीं है। ऐसा राउटर जो कॉमन बॉर्डर है डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स का। तो अगर एक राउटर के किसी एक इंटरफेस का ताल्लुक अलग ऑटोनोमस सिस्टम से और दूसरे का ताल्लुक अलग ऑटोनोमस सिस्टम से है और दोनों ही ऑटोनोमस सिस्टम में OSPF चल रहा है, तो उन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए हम OSPF की प्रोसेस आईडी का इस्तेमाल करते हैं। वहां अहमियत है, इसके अलावा अहमियत नहीं है। लेकिन कॉन्फ़िगर आपको फिर भी करना पड़ता है, उसकी भी रीजन है। बनाने वालों ने ये कहा कि भाई आपने आज आपके राउटर का ताल्लुक किसी एक ऑटोनोमस सिस्टम से है, आप इसको एक प्रोसेस आईडी दे दें। कल को हो सकता है इसका कोई और इंटरफेस दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम का हिस्सा बन जाए, उस वक्त भी तो आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो आप जो एक प्रोसेस चला रहे हैं उसको तो नंबर देना, जो बाद में चलेगा उसको बाद में देख लेंगे। तो प्रोसेस आईडी आपको लाजमी कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है, इसके बगैर आप OSPF इनेबल नहीं कर सकते। ठीक है जी। उसके बाद राउटर आईडी के हवाले से मैंने बताया था कि हम जब कहते हैं OSPF में नेबर टेबल बनता है हेलो पैकेट की बेस पे, और हेलो पैकेट बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम लोग अपना तारुफ एक दूसरे को कराते हैं। कोई दो लोग पहली दफा मिले, हम सलाम दुआ करते हैं, मैं अपना नाम बताऊंगा, आप अपना नाम बताएंगे। तो OSPF भी जब आप किसी राउटर पे इनेबल करते हैं तो वो भी हर 10 सेकंड का बाद कहता है हेलो टू ऑल OSPF डिवाइसेस, आई एम। ठीक है जी। अब आई एम के आगे आप अपनी राउटर आईडी बताते हैं। राउटर आईडी आपका होस्ट नेम नहीं होता बल्कि एक IP एड्रेस होता है। अब वो कौन सा IP एड्रेस होता है इसके बारे में हमने कल तफसील से बात की थी। सबसे पहला क्राइटेरिया है राउटर के ऊपर अगर फिजिकल इंटरफेसेस है ना, तो सबसे बड़ा IP एड्रेस जिस फिजिकल इंटरफेस का होगा वो राउटर आईडी बन जाएगी। दूसरा क्राइटेरिया ये था कि राउटर के ऊपर अगर लूपबैक इंटरफेस बने हुए तो लूपबैक की मौजूदगी में लूपबैक इंटरफेस पार्टिसिपेट करेंगे, फिजिकल इंटरफेस पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। सबसे बड़ा IP एड्रेस जिस लूपबैक इंटरफेस का होगा उसका IP राउटर आईडी बन जाएगा। लेकिन ये दोनों मेथड जो हैं ये इतने रिलायबल नहीं है क्योंकि इनकी वजह से राउटर आईडी चेंज हो सकती है। ठीक है जी। वो कैसे हो सकती है उसमें हमने बात कर ली थी तफसील से। राउटर आईडी चेंज होने के चांसेस मौजूद हैं। ठीक है। तो राउटर आईडी का स्टेबल रहना बड़ा जरूरी है, इस पे भी हमने कल बात कर ली थी कि स्टेबल क्यों रहनी चाहिए। तो राउटर आईडी स्टेबल होना जरूरी है, और अगर आप स्टेबल राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो उसका तरीका तीसरे वाला था जिसको हार्ड कोडेड या मैनुअल या स्टैटिक राउटर आईडी कहते हैं, जो आप खुद कॉन्फ़िगर करते हैं। और हमें इस राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करते हुए सिर्फ एक ही चीज का ख्याल रखना है, और वो क्या है कि राउटर आईडी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। राउटर आईडी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए।
ना डायरेक्टली कनेक्टेड की डुप्लीकेट हो और ना इनडायरेक्टली कनेक्टेड की हो, क्योंकि दोनों सूरतों में कोई ना कोई नुकसान होगा। डायरेक्टली कनेक्टेड में डुप्लीकेट होगी तो नेबरशिप ही नहीं होगी, इनडायरेक्टली कनेक्टेड में डुप्लीकेट होगी तो राउटिंग इश्यूज आएंगे। ठीक है जी, यानी आपको जब वो प्रीफिक्स एडवर्टाइज करके भेजेगा और आप जब रिसीव करेंगे तो आप कहेंगे इसका एडवर्टाइजिंग राउटर तो मैं ही हूं, तो मैं अपने भेजे हुए प्रीफिक्स कैसे किसी दूसरे की तरफ से एडवर्टाइज रिसीव कर सकता हूं, तो लिहाजा आप उन्हें डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, और राउटिंग नहीं हो पाएगी, तो लिहाजा राउटर आईडी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। यहां तक हमने कल बात कर ली थी। उसके बाद जनाब जो 4 पॉइंट्स हमने लिखे थे उनमें तीसरे नंबर पे था वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है जी, वाइल्ड कार्ड मास्क का रोल वही है जो हमने एसीएल में डिफाइन किया था। हाँ, कुछ थोड़े बहुत रूल्स डिफरेंट हैं ओएसपीएफ के, वो मैं यहां आपके सामने लिख देता हूं जी। थर्ड पॉइंट है जी वाइल्ड कार्ड मास्क, लेकिन हम एसीएल के हवाले से वाइल्ड कार्ड मास्क की बात अभी नहीं कर रहे, हम ओएसपीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। वाइल्ड कार्ड मास्क का काम रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस और रेंज ऑफ नेटवर्क आईडीज को डिफाइन करना है। वाइल्ड कार्ड मास्क रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस, यानी इसका काम, बुनियादी काम रेंज बनाना है। रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस भी हो सकता है और रेंज ऑफ नेटवर्क आईडीज भी हो सकता है। एसीएल में भी हमने इसको ऐसे डिफाइन किया था, यहां पर भी ऐसे ही है। हमने जब राउटिंग करनी होती है तो किसके लिए करनी होती है, आईपी एड्रेसेस के लिए या नेटवर्क आईडीज के लिए। ठीक है जी, सिंगल आईपी के लिए भी राउटिंग हो तो सकती है, लेकिन अमूमन हम करते हैं नेटवर्क के लिए। नेटवर्क एक नहीं होता, ज्यादा सारे होते हैं। ठीक है जी, तो रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस और रेंज ऑफ नेटवर्क आईडीज को डिफाइन करने के लिए, उनके लिए राउटिंग करवाने के लिए हम वाइल्ड कार्ड मास्क का इस्तेमाल करते हैं। ओएसपीएफ में भी वहां पे परमिट और डिनाई करने के लिए करते थे एसीएल में, यहां पे राउटिंग कराने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, मैं इसकी एक मिसाल आपको यहां पे दे देता हूं। लेट से 192.168.1.0/24। ठीक है जी, ये अब हम जरा स्क्रीन पे भी आ जाएं, ये क्योंकि रिकॉर्डिंग में उस वक्त अभी स्क्रीन की नहीं कर रहा था, तो वो अब मैंने शुरू की आपके लिए, बाद में इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। अच्छा जी, तो 192.168.1.0/24 एक नेटवर्क आईडी है। अगर मैंने इसके दो सबनेट बनाने हैं, अगर मैंने इसके दो सबनेट बनाने हैं, ठीक है, तो वो दो सबनेट कैसे बनेंगे, एक बिट बढ़ानी पड़ेगी, 24 से 25 करनी पड़ेगी। और ये तो हमें वैसे भी याद हो गया हुआ है कि इस, क्योंकि सबनेटिंग का सबसे पहला सवाल ही ये था जो हमने सॉल्व किया था। तो पहला सबनेट इसका ये होगा। ठीक है, अच्छा, ये ऊपर ना जो बेस नेटवर्क आईडी है, इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी तो बनती है ये 0 से 255। अगर आप दो सबनेट बना देंगे तो पहला सबनेट होगा 0 से 127, वो ब्लॉक अपना 0 से 127 वाला, और अगला क्या होगा 192.168.128/25 से 192.168.1.255। तो 128 से 255, 254 वाला एक था जिसके 126 126 वाले आपने दो बना दिए। ठीक है, अच्छा जी, अब यहां पे जरा हम देखें तो मैं ये चाहता हूं, अगर मैं ये चाहूं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वाला सबनेट ओएसपीएफ में एडवर्टाइज करना है। ठीक है जी, तो इसका तरीकाकार ये होगा, मैं यूं लिखूंगा इसको, /25 का आपको सबनेट मास्क पता है, 255.255.128, उसको उल्टा कर दें। एक तरीका तो ये भी है, उसको भी छोड़े, आपको तो मतलब वाइल्ड कार्ड मास्क अगर निकालना हो तो सबनेट मास्क उल्टा करके भी निकाल सकते हैं। आपको तो दूसरा टेबल वाला तरीका भी पता है। ये ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं 0 से 127 और 128 से 255। वो होता था ना 256 वाला एक, और फिर उसके बाद 128 वाले दो, ये 128 वाले दो है। वो जो 128 वाले दो है ना, उन दोनों का वाइल्ड कार्ड मास्क सेम तो होता है, और वो आपको वाइल्ड कार्ड मास्क भी याद होगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। 0.0.0.127। अच्छा, अगर इधर मैं 126 लिख दूं तो क्या होगा, 126 लिखने से क्या होगा, कुछ होगा, कुछ खास, इवन ऑड, इस ब्लॉक के इवन और ऑड अलग अलग हो जाएंगे। जो सेकंड लास्ट वाला होता है ना नंबर, एक्चुअल वाइल्ड कार्ड मास्क से एक पहले वाला,
वो उस रेंज के इवन और ऑड के लिए होता है, ठीक है। तो लिहाजा 127 वाला वाइल्ड कार्ड मास ऊपर वाले सबनेट के लिए भी है और उससे नीचे वाले के लिए भी, यानी 0 से 127 का भी वही है, 128 से 255 का भी वही है। अगर मैं OSPF में जब नेटवर्क एडवर्टाइज करूंगा और मैं यूं लिखूंगा नेटवर्क 192.168.1.128 0.0.0.127, ये मैंने क्या लिखा है, प्रीफिक्स, और ये उसका आगे क्या है, वाइल्ड कार्ड मास्क, ठीक है। अगर मैंने ये लाइन लिखी तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला सबनेट जो है वो क्या होगा, एडवर्टाइज हो जाएगा, ये वाला सबनेट एडवर्टाइज हो जाएगा। और अगर मैंने सिर्फ ऊपर वाला सबनेट एडवर्टाइज कराना है, ये वाला, अगर मैंने सिर्फ ऊपर वाला सबनेट एडवर्टाइज कराना है, ठीक है जी, तो मैं यहां 128 की जगह 0 लिख दूंगा। अच्छा, अब अगर मैंने दोनों ही एडवर्टाइज कराने हैं, क्या करना है, दोनों ही एडवर्टाइज कराने हैं, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप यहां पे लिख दें 128, कितनी लाइनें लिखी है मैंने, दो, नेटवर्क वाली दो, ऊपर वाली लाइन में एक सबनेट है, दूसरी लाइन में दूसरा सबनेट है। लेकिन मैं ये काम एक लाइन में भी कर सकता था, मैं ये काम एक लाइन में भी कर सकता था। वो कैसे, या तो आप ये दो लाइनें लिख दें या फिर आप ये वाली एक लाइन लिखें, नेटवर्क 192.168.1.0 0.0.0.255, दोनों में से कोई एक काम कर लें, ठीक है जी, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है जी। अगर आप ऊपर वाला एक नेटवर्क एडवर्टाइज कर देते हैं, उसमें ये दोनों ही शामिल हैं, 0 से 255 में 0 से 127 भी आता है और 128 से 255 भी आता है, चाहे आप ये वाली एक लाइन लिख दें चाहे नीचे वाली दो लिख दें। अगर मैंने दोनों को एडवर्टाइज करना हुआ ना, तो मैं ऊपर वाली एक लाइन लिखूंगा, लेकिन नीचे वाले दो सबनेट्स में से किसी एक को अगर करना होगा तो फिर मैं वो एक ही लाइन लिखूंगा, इन दोनों में से कोई एक, या ये वाली या ये वाली। बात समझ में आई? तो ये दोनों तरीके वैलिड हैं, लेकिन हमेशा एग्जाम्स में ये देखा गया है, अक्सर कंडीशन लगाई दी जाती है कि आपने मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस में कॉन्फ़िगर करना है, कम से कम लाइन में आपकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। तो 0 से 255 वाला अगर आप ब्लॉक एडवर्टाइज कर देंगे तो ये दोनों ही हो जाएंगे एक ही लाइन में। अगर दोनों सबनेट्स में से किसी एक को करना है तो फिर उस एक को लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब ACL और OSPF के वाइल्ड कार्ड मास्क में एक छोटा सा फर्क है, ठीक है जी। एक टर्म है कॉन्टिगुअस और डिसकॉन्टिगुअस, मुसलसल और गैर मुसलसल कह लें आप इसको, ठीक है जी। कॉन्टिगुअस और डिसकॉन्टिगुअस, कॉन्टिगुअस और डिसकॉन्टिगुअस, और आसान कर लेते हैं कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस कर लें आप, ठीक है जी। सबनेट मास्क के बारे में मैंने एक चीज आपको बताई हुई है, सबनेट मास्क हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, आईपी एड्रेस को एक कॉन्टिन्यूटी में लिखा जाता है। कॉन्टिन्यूटी क्या है, नेटवर्क हमेशा पहले नेटवर्क की बिट्टे आएंगी और बाद में होस्ट की बिट्टे, नेटवर्क की बिट्टे हमेशा पहले, होस्ट की बिट्टे हमेशा बाद में। ये नहीं हो सकता थोड़ा सा नेटवर्क थोड़ा सा होस्ट फिर थोड़ा सा नेटवर्क। सबनेट मास्क हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है और उसको पलटा के जो वाइल्ड कार्ड मास्क निकलेगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस वाइल्ड कार्ड मास्क में पहले तमाम नेटवर्क बिट्स आएंगी जो कि 0 होंगी और फिर तमाम होस्ट बिट्स आएंगी जो कि 1 होंगी, यानी पहली सारी बिट्स 0, वाइल्ड कार्ड मास्क की बात हो, और फिर जब होस्ट की बिट्स 1 होना शुरू हुई हैं तो बस फिर एंड तक 1 ही होंगी, ये नहीं होगा थोड़ा सा 0 थोड़ा सा 1 फिर थोड़ा सा 0। ये बात समझ रहे हैं, मैंने कोई नई बात तो नहीं की, ठीक है जी। सबनेट मास्क कॉन्टिन्यूअस होता है, उसको पलटाने से जो वाइल्ड कार्ड मास्क आता है वो भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही होगा। OSPF में जो वाइल्ड कार्ड मास्क इस्तेमाल होता है, OSPF में जो हम वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करेंगे वो कॉन्टिन्यूअस ही होना चाहिए या कॉन्टिगुअस होना चाहिए। OSPF वाला वाइल्ड कार्ड मास्क कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिगुअस ही होना चाहिए, जो हमेशा से आप पढ़ते आए हैं। ये मैंने OSPF के लिए कोई नई बात आपको नहीं बताई भैया, आपकी जिंदगी में तो अब तक जो वाइल्ड कार्ड मास्क आए हैं वो आप यूं कह लें हैं ही कॉन्टिगुअस या कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि आप हमेशा यही सोचते आए हैं सबनेट मास्क को पलटाने से ही वाइल्ड कार्ड मास्क
आता है। दूसरा तरीका भी पता है वैसे आपको, टेबल वाला, ठीक है, वो भी है, लेकिन ओएसपीएफ में हमेशा कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिगुअस। लेकिन जो हमारी एसीएल है ना जी, एसीएल में दोनों तरह के वाइल्ड कार्ड मास इस्तेमाल हो सकते हैं, कॉन्टिगुअस भी, डिसकॉन्टिगुअस भी, कॉन्टिगुअस भी, डिसकॉन्टिगुअस भी। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, लेट से मैं कहता हूं जी 192.168 डॉट, ठीक है जी, उसके बाद 16.0, ठीक है, एक प्रीफिक्स है या नेटवर्क आईडी की जगह मैंने इसको लिख दी है। इसके आगे मैं लिखता हूं 0.0.15.0, ये मैंने लिखा है वाइल्ड कार्ड मास्क। मैंने आपको एक बात उस टेबल के लिहाज से बताई हुई है, मैंने कहा था जी आपके वाइल्ड कार्ड मास्क में अगर 0 आए, 1 आए, 3 आए, 7 आए, 15 आए, 31 आए, 63 आए, ये सब वैलिड है। 127 आए, 255 आए, ये सब बिल्कुल वैलिड, ये आ सकते हैं नंबर। आप जरा इन तीनों ऑक्टेट, और मैंने ये भी कहा था कि ये नंबर वाइल्ड कार्ड मास के किसी भी ऑक्टेट में आ सकते हैं। पहले में अमूमन आपको ये जरूरत नहीं पड़ी होगी, ठीक है जी, लेकिन अगर पहले में भी जरूरत पड़े, कभी पड़ेगी थोड़े अरसे में, ठीक है जी, तो अगर पहले में भी जरूरत पड़े, ठीक है जी, तो आप जो है, बल्कि आप बात छिड़ी ही गई है तो एक कभी मैं मिसाल आपको ये और भी दे दूंगा पहले ऑक्टेट के हवाले से भी, ठीक है जी। माशाल्लाह, आप तो मुझे याद आया वो लोग हैं जिन्होंने एसीएल पढ़ ली हुई है और बड़ा डीपली एसीएल को पढ़ा। वाइल्ड कार्ड मास के टेबल को तो उखाड़ पिछाड़ के रख दिया आप लोगों ने, वही अजीम लोग है ना आप, बिल्कुल ठीक हो गया। तो आपको मैं अभी बताता हूं, तो मैंने ये कहा था ये नंबर है जो वाइल्ड कार्ड मास के किसी भी ऑक्टेट में आ सकते हैं, किसी भी ऑक्टेट में आ सकते। ये जरूरी नहीं है कि ये चौथे ऑक्टेट में आएंगे, किसी में भी आएंगे, नंबर यही होंगे। और एक एक्सेप्शनल केस हमने डिस्कस किया हुआ इवन और ऑड के लिए, वो मैंने कहा था इन नंबर से एक पीछे वाला नंबर जो अगर आप वो इस्तेमाल कर लेंगे तो ब्लॉक के इवन और ऑड अलग हो जाएंगे। ये जो मैंने वाइल्ड कार्ड मास लिखा है ना, एसीएल के लिहाज से ये ठीक है, एसीएल में एक्सेप्टेबल है, एसीएल में, ओएसपीएफ में एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? ये कॉन्टिगुअस है या डिसकॉन्टिगुअस है? ये डिसकॉन्टिगुअस है। वो कैसे? इधर 0 आएंगे ना बाइनरी में, इधर भी 0 आएंगे, थर्ड ऑक्टेट में कुछ 1 आएंगे। 15 लिखने के लिए आपको 4 बिट्टे ऑन करनी पड़ती हैं, 8 वाली, 4 वाली, 2 वाली और 1 वाली, ठीक है जी। अच्छा, ये 4 बिट्टे ऑन हुई, उसके बाद फिर अगली 8 बिट्टे ऑफ है, यानी कुछ 0, फिर 1, फिर 0, तो ये तो हो गया डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है जी। डिसकॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिगुअस वाइल्ड कार्ड मास एसीएल में काम करता है। पता है इसका नतीजा क्या निकलेगा? गौर से देखें, इसका नतीजा ये निकलेगा, यहां जब 0 होता है तो ये वाला ऑक्टेट फ्रीज हो जाता है, फिक्स हो जाता है, तो ये 192 ही रहेगा। यहां जब 0 है तो ये वाला ऑक्टेट भी फिक्स रहेगा, लेकिन यहां पे 15 है, इसका मतलब है ये वाला ऑक्टेट फिक्स नहीं रहेगा। ये थर्ड ऑक्टेट कहां से कहां तक जाएगा? 16 से 15 नंबर और आगे जाएगा, यानी 31। ब्लॉक है ना अपना 0 से 15 वाला, 16 से 31 वाला, ठीक है। तो ये 16 से 31 तक जाएगा, ये 16 से 31 तक जाएगा, और चौथा ऑक्टेट फिर से फ्रीज है, चौथा ऑक्टेट फिर से फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, चौथा ऑक्टेट फिर से फ्रीज हो जाएगा, थर्ड ऑक्टेट चेंज होगा बस। तो ये पता है नंबर क्या बनेंगे? 16.0, 17.0, 18.0, 19, और ये कहां तक जाएगा? 31.0 तक, ठीक है, ठीक। जब क्या खूबसूरत बात की है भाई, भाई ने वो क्या कहते हैं, समंदर को नहीं उखाड़ नहीं दिया, पता नहीं दरिया कूसे में बंद होता है या समंदर होता है, जो भी है तुमने कर दिया बंद, ठीक है। भाई कहते हैं सर ये सारी तो नेटवर्क आईडीज नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। वाइल्ड कार्ड मास के बारे में थोड़ी देर पहले मैं क्या कह रहा था, बार बार कह रहा था, वाइल्ड कार्ड मास इस्तेमाल होता है रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस और रेंज ऑफ नेटवर्क आईडीज के लिए। तो ये क्या बन गई है? रेंज ऑफ नेटवर्क आईडीज, रेंज ऑफ, इसमें सिर्फ नेटवर्क आईडी है, आईपी भी नहीं है, ब्रॉडकास्ट आईडी भी नहीं है, सिर्फ नेटवर्क आईडी है, जिसको हम प्रीफिक्स कहा करते हैं, ये सिर्फ प्रीफिक्स है। तो अगर आपने उनकी रेंज बनानी हो तो वो भी बन सकती है, ठीक है। लेकिन एसीएल में,
ओएसपीएफ के अंदर आप ये काम नहीं कर सकते। ओएसपीएफ वाइल्ड कार्ड वाला वाइल्ड कार्ड मास हमेशा कॉन्टिगुअस ही होगा, उसमें मसला ये है आपको वो अलाउ ही नहीं करता। आप डिसकॉन्टिगुअस वाला वाइल्ड कार्ड मास ओएसपीएफ में लिखेंगे वो एरर दे देगा, एक्सेप्ट करता ही नहीं है। लिहाजा वहां पे आपको सबनेट मास पलटा के जो लिखने वाला मेथड है वही जेन में रखना है, यानी बस इतना जेन में रखना है कि जो मर्जी वाइल्ड कार्ड मास लिखो होना कॉन्टिगुअस चाहिए, यानी पहले सारे 0 आए फिर एंड पे सारे 1 आए, और जब 1 आए तो 1 ही आते रहे। ठीक है, ये भी जो हमारी गुफ्तगू हुई है, क्योंकि इसने आगे काम आना है अभी पॉलिसी बेस्ड राउटिंग में, तो मौके का फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अभी तो वाइल्ड कार्ड मास वाला टेबल जरा याद है, ताजा है, इतना भी पुराना नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत भूल भी जाएगा। तो इससे पहले कि मुकम्मल तौर पे भूले, मैं मौके का फायदा उठाते हुए आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूं जिसको आप जरा सॉल्व करने की कोशिश करें। हर बंदे को इतना तो याद है कि हमारे पास एक वाइल्ड कार्ड मास के लिए टेबल है, और आपके पास मौजूद भी, और बना भी सकते हैं जरूरत पड़ने पे। ठीक है जी, थोड़ा बहुत टेबल जेन में भी होगा। मैं कोशिश करता हूं कि आपके जो असेसमेंट है उसमें भी एक आधा सवाल मैंने रखा होता, आज भी रखा हुआ है, और मैं उसमें रेंज बदल देता हूं। एक दफा 0 से 3 था, फिर कभी 4 से 7 हो गया, किसी दिन 16 से 31 हो जाएगा, शायद आज 16 से 31 वाला ही हो। ठीक है जी, तो वो बदल बदल के रेंज मैं ऐड कर देता हूं। ठीक है जी, ताकि वो आपको जेन में रहे। तो मेरा एक सवाल ये है जी आप लोगों से, अगर आपको कभी ये कह दिया जाए, अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपने जनाब क्लास ए के तमाम आईपी एड्रेसेस को डिनाई या परमिट करना है, या आपको कह दिया जाए क्लास बी के तमाम आईपी एड्रेसेस को डिनाई या परमिट कर दिया जाए, या क्लास सी के तमाम आईपी एड्रेसेस को डिनाई या परमिट कर दिया जाए एसीएल के थ्रू, तो एक लाइन में क्लास ए, एक लाइन में क्लास बी और एक लाइन में क्लास सी, क्या डिनाई या परमिट हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। क्या आपने कभी की है? नहीं। तो कब करेंगे? अभी करेंगे। तो करने की कोशिश करें, जाहिर है फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन बताता हूं। क्लास ए के, मैं थोड़ा सा वक्त आपको दे रहा हूं, थोड़ा आपस में आप मशवरा कर लें, अपने नोट्स देख लें, वो टेबल खोल के देख लें, अपने दिमाग पे थोड़ा जोर दें। क्लास ए के तमाम आईपी एड्रेसेस एक लाइन में डिनाई करने हैं, फिर क्लास बी के तमाम आईपी एड्रेसेस एक ही लाइन में डिनाई करने, फिर क्लास सी के तमाम आईपी एड्रेसेस एक ही लाइन में डिनाई करने, और इसकी हमें अक्सर जरूरत पड़ जाती है। यानी टोटल लाइनें होंगी 3, चौथी लाइन तो वो है ना, 3 लाइनों में आपने क्लास ए, बी और सी को डिनाई करना है, अलग अलग 3 लाइनें, एक ए के लिए, एक बी के लिए और एक सी के लिए। बोलने की जरूरत नहीं है, सोल्यूशन अभी बताने की जरूरत नहीं है, पहले सोच विचार करें, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर दें। ठीक है जी, तो फिर जो है वो बात समझ आ जाएगी, और एंड में मैं तो बता ही दूंगा सोल्यूशन। टोटल 3 लाइनें हैं, वो परमिट एनी है नहीं लिखने के भी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, बस इनको डिनाई करने का बताएं। एक लाइन ए के लिए, एक बी के लिए और एक सी के लिए। मैं करवाऊं? करानी पड़ेगा जाहिर, तो तुम कान बांध कर लो। अच्छा जी, क्यों आज काम काफी ज्यादा और भी करने ना, तो लिहाजा देख ले। अच्छा जी, सबसे पहले तो वो जो क्लास ए बी सी की रेंज थी वो एक दफा आपको मार्क करनी थी। इसमें आपको पता है क्लास डिफाइन करने के लिए जो मेन रोल है वो सिर्फ और सिर्फ पहले ऑक्टेट का ही है, ऐसा ही है। क्लास ए में जो पहला ऑक्टेट है उसकी रेंज कहां से कहां तक होती है? 0 से 127, और क्लास बी में 128 से 191, और क्लास सी में
192 से 223, ठीक है जी। ये पहले ऑक्टेट की रेंज है। वाइल्ड कार्ड मास निकालने के लिए रेंज के आखिरी एड्रेस में से पहले को माइनस नहीं करते होते। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूं क्लास ए, ये देखें यहां से शुरू होती है 0.0.0.0 से शुरू होती है, खत्म पता है कहां पे होती है 127.255.255.255 पे। मानते हैं इसी पे ही खत्म होती है, यकीन करें इसी पे खत्म होती है। आखिरी एड्रेस ये बनता है, आखिरी में से पहले एड्रेस को माइनस करने पे क्या निकलेगा, वाइल्ड कार्ड मास, ठीक है जी। तो 127 माइनस 0 127, 255 माइनस 0 255, फिर 255 माइनस 0 255, फिर 255 माइनस 0 255। क्लास ए का वाइल्ड कार्ड मास ये बनता है और स्टार्टिंग एड्रेस ये बनता है। तो आप यूं लिखेंगे 0.0.0.0, उसके बाद 127.255.255.255। अब देखें पहला ऑक्टेट कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 127 तक। बाकी तीनों ऑक्टेट कहां से कहां तक जाएंगे, 0 से 255 तक। यही होता है क्लास ए में, पहला ऑक्टेट 0 से 127 तक है, बाकी के तीन ऑक्टेट तो 0 से 255 तक जाते हैं ना। तो बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक लाइन अगर आप लिख देंगे, इसके शुरू में डिनाई लिखेंगे तो सारे डिनाई हो जाएंगे, परमिट लिखेंगे तो क्लास ए वाले सारे परमिट हो जाएंगे। अब मुझे बताएं क्लास बी का पहला एड्रेस क्या होगा, 128.0.0.0, और आखिरी क्या होगा 191.255.255.255। आखिरी वाले में से पहले वाले को माइनस करें, ठीक है जी। 191 माइनस 128, ये तो वैसे ब्लॉक ही है, ये 63 बनता है ना, तो 63 आएगा, इसमें से इसको माइनस करके तो इसका बनेगा 63.255.255.255। क्लास बी का वाइल्ड कार्ड मास ये है, स्टार्टिंग एड्रेस ये है, तो इसके साथ ये वाला वाइल्ड कार्ड मास लिखेंगे। इसको डिनाई करना है तो डिनाई हो जाएगा, परमिट करना है तो परमिट हो जाएगा। मानते जी ये चीज, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब ये क्लास सी में 192.0.0.0 यहां से शुरू होता है, खत्म 223.255.255.255, इसमें से इसको माइनस करें, 223 माइनस 192 31 बनेगा ना जी, 31 वाला ब्लॉक है ये, 31.255.255.255, ठीक है। शुरू कहां से होता है 192.0.0.0, ये आएगा स्टार्टिंग एड्रेस, ये आएगा वाइल्ड कार्ड मास, और पूरी क्लास सी एक ही लाइन में क्या हो जाएगी, डिनाई या परमिट, वो आप जो भी कराना चाहें। डिनाई लिख देंगे तो डिनाई हो जाएगी, परमिट लिखेंगे तो परमिट हो जाएगी। शाक शुबा तो नहीं है इसमें, वाकई ऐसा ही था, ठीक है जी। तो बस वो यही है कि वो आप पूरी रेंज स्टार्टिंग एड्रेस पर भी फोकस करना है, एंडिंग एड्रेस पर भी फोकस करना है। दोनों का डिफरेंस निकालने से तो सिर्फ पहला ऑक्टेट आपको पता लग जाएगा, बाकी तीन ऑक्टेट तो 0 से लेकर 255 तक ही जाते हैं, ठीक है जी। तो वो सेम है, सिर्फ पहले ऑक्टेट में जो है वो फर्क आ रहा है, ठीक है जी। तो वो आप लोगों ने नोट कर लेना है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, नंबर फिर वही है, 127, 63 और 31 नंबर यही आएंगे। अच्छा, एक और आइडिया, क्लास सी के इवन और ऑड अलग हो सकते हैं, क्लास बी के भी इवन और ऑड अलग हो, क्लास ए के भी। किसी दिन कह दिया किसी ने इनके इवन और ऑड अलग करो, तो इजीली कर लेंगे आप, ठीक है जी। क्योंकि जो आखिरी एड्रेस होता है उससे एक पहले वाला, जो आखिरी एड्रेस है, यानी 63 है तो 62, 31 है तो 30, तो उससे आप इवन और ऑड को भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। चलें जनाब, ये तो एक OSPF के प्रॉपर्टीज पढ़े थे। सबसे पहले आया था प्रोसेस आईडी, उसके बाद बारी आई थी राउटर आईडी की, फिर वाइल्ड कार्ड मास की। तो हमने जरा वाइल्ड कार्ड मास चूंकि ऑलरेडी आता था, तो OSPF के वाइल्ड कार्ड मास में और जो हमें वाइल्ड कार्ड मास ऑलरेडी आता है उसमें क्या कोई फर्क है, तो एक लिमिटेशन है, ACL वाला वाइल्ड कार्ड मास कॉन्टिगुअस भी हो सकता है, डिसकॉन्टिगुअस भी हो सकता है, बट OSPF में हमेशा कॉन्टिगुअस वाले यूज होगा, ठीक है जी।
ओके जी, आखिरी प्रॉपर्टी एरिया आईडी। एरिया आईडी में कल भी हमने थोड़ी बहुत बात कर ली थी, आज दोबारा कुछ चीजें यहां पे लिख देते हैं। ओएसपीएफ की जो एरिया आईडी है ये एक 32 बिट का नंबर है, और 32 बिट का मतलब होता है 2 रेज टू पावर 32, यानी कि 4.29 बिलियन। ये 4.29 बिलियन कॉम्बिनेशन बन रही है, यानी टोटल ओएसपीएफ में कितनी एरिया आईडीज हो सकती हैं? 4.29 बिलियन। और इनका ये नंबर जीरो से शुरू होता है, एरिया जीरो से, और एरिया 4.29 बिलियन तक ये रेंज जाती है। रेंज इतनी बड़ी है, इतने ज्यादा एरियाज बनाने को बन सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इतने एरियाज हम कभी भी नहीं बना रहे होते, क्योंकि इतने तो हमारे आईपी एड्रेस है टोटल IPv4 में, ठीक है। तो हर एरिया में क्या हम एक आईपी एडवर्टाइज कराएंगे? ऐसा तो प्रैक्टिकली नहीं होता। तो इस्तेमाल ये कम ही होते हैं, बट रेंज इतनी बड़ी जरूर है। अच्छा, तो मकसद क्या है इसका? एरिया आईडी किस काम के लिए इस्तेमाल होती है जी? ओएसपीएफ की एरिया आईडी इस्तेमाल होती है, एरिया आईडी इज यूज्ड, एरिया आईडी इज यूज्ड टू डिफाइन, एरिया आईडी is used to define single and multiple area OSPF. Area ID is used to define single and multiple area OSPF. आप multiple area OSPF चला रहे हैं या single area, ये एरिया आईडी से ही पता लगता है। अच्छा, ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है, पूरे का पूरा एरिया 5 में है। ये एक और ऑटोनोमस सिस्टम है, एक साइड पे एरिया 0 है और एक साइड पे एरिया 4 है, ठीक है जी। ये वाला बताएं कौन सा ओएसपीएफ चल रहा है? एरिया 5 वाला, सिंगल एरिया। और राइट वाला कौन सा है? मल्टीपल एरिया। ये आपको पता किस बुनियाद पे चल रहा है? एरिया आईडी की वजह से। जहां पे एक ही एरिया आईडी यूज हो रही है वो सिंगल है, जहां मल्टीपल एरिया आईडीज नजर आ रही हैं वो मल्टीपल एरिया। मल्टीपल एरिया हम बनाते क्यों है ओएसपीएफ में? ओएसपीएफ में हमें मल्टीपल एरियाज बनाने की जरूरत क्यों पेश आती है? ये अहम सवाल है, ठीक है। ये आज के असेसमेंट के लिहाज से भी अहम है, और मैंने आपको वैसे भी बताया था कि हवावे और सिस्को के मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में, बिलखुसूस में याद पड़ता है हवावे में मैंने इससे रिलेटेड सवाल आते, डेफिनेटली सिस्को में भी होंगे क्योंकि अहम कॉन्सेप्ट है, तो सवाल आते हैं, और ज्यादातर यही सवाल आता है कि हम मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ क्यों बनाते हैं? कन्वर्जेंस टाइम को फास्ट करने के लिए, या कन्वर्जेंस टाइम को रिड्यूस करने के लिए, या मेंटेन करने के लिए? बात एक ही है। मेंटेन से मुराद यही है कि कम होना चाहिए, बढ़ना तो नहीं चाहिए, ठीक है, कम होना चाहिए। मेन चीज ये रिड्यूस होना चाहिए। कन्वर्जेंस टाइम फास्ट होने का भी वही मतलब है, कन्वर्जेंस टाइम रिड्यूस होने का मतलब भी वही है, ठीक है जी, क्योंकि कम होगा तो फास्ट होगा, ठीक है जी। तो कन्वर्जेंस टाइम फास्ट या रिड्यूस। अच्छा, कभी कभार ये पूछा जाता है कन्वर्जेंस टाइम रिड्यूस करने के लिए ओएसपीएफ में क्या करते हैं? तो जवाब क्या होगा? मल्टीपल एरिया बना लेते हैं। कभी पूछा जाता है मल्टीपल एरिया क्यों बनाते हैं, कभी पूछा जाता है कन्वर्जेंस टाइम रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, बात एक ही है, ठीक है जी। ओके जी, तो एरिया आईडी का रोल ये है, सिंगल एंड मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ को डिफाइन करना। अच्छा जी, अब हम बिल्कुल तैयार हैं ओएसपीएफ की लैब का आगाज करने के लिए। आप सब लोगों से दरखास्त ये है कि आप ये वाली लैब जितनी भी, अब हम आइंदा मेरा ख्याल है 3 का हफ्ते और एंड तक, अब स्विचिंग से पहले पहले तक जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो सब के सब GNS3 पर ही होंगे। तो आप पैकेट ट्रेसर पे ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि होगा यही, पैकेट ट्रेसर में 80% काम हो जाएगा, फिर 20% नहीं होगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरे पास ये कमांड नहीं चल रही, ठीक है जी। तो उससे बेहतर है कि आप अब GNS3 पर ही लैब करें। जिनका GNS3 नहीं चल रहा वो ठीक करा लें, चलवा लें, हम लोग यहाँ पे होते हैं, ठीक है। अब तो माशाल्लाह काफी सारे लोग भी ऐसे हैं GNS3 जिनको खुद भी ठीक कन्फिगर करना आ गया, और लोग भी हेल्प कर देंगे, ठीक है जी। तो आप बेहतर है अपने GNS3 की इंस्टॉलेशन जल्द से जल्द जो है वो मुकम्मल कर लें, और ये लैब अब आपने GNS3 में ही बनानी है और इसी में ही करनी है, ठीक है जी। लैब डायग्राम क्या जी, वो जरा एक बार देख लेते हैं। लैब डायग्राम हमारी कुछ ही होगी, सिर्फ और सिर्फ 3 राउटर्स होंगे। मैंने अगर इस क्लास में ये पॉइंट नहीं कभी पहले बताया तो मैं अब बता देता हूं, डायग्राम बड़ी या कॉम्प्लेक्स बनाने से कोई लर्निंग नहीं होती।
आप उसमें अपने आप को बिला वजह थका ही रहे होंगे, क्योंकि आप एक जैसा काम बार बार रिपीट कर रहे होंगे, उससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उससे आपको, भाई को सब इसलिए देख रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं भाई बारिश हो रही है कि नहीं हो रही। ये आपको पसीना आया हुआ है या बारिश है? ये पसीना है भाई, बारिश नहीं हो रही। ठीक है जी, यहां बारिश होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, आज, ठीक है जी, वहां बारिश हो गई तो फिर काम खराब होगा। ठीक है जी, श्रीलंका में आज हो जाएगा मेरा हाल है। आज इस दफा तो उन्होंने वो एक एक्स्ट्रा डे भी रख दिया है कि अब आज नहीं, कल हो जाएगा। अगर आज ना, कल भी बारिश हो गई तो फिर क्या होगा? हैं, पूरे महीने बारिश है। अच्छा जी, तो बहरहाल जी, हम ये कह रहे थे जो डायग्राम है वो हम कुछ यूं बनाएंगे कि राउटर 1, टोटल 3 राउटर्स हैं। मैं बता ये रहा था, कॉम्प्लेक्स या बड़ी डायग्राम बनाने से कुछ नहीं होता, लर्निंग हमेशा टू दी पॉइंट छोटी डायग्राम पे होती है। ठीक है, तो वो GNS 3 में या पैकेट ट्रेसर में मुफ्त के राउटर होते हैं, हमें वो लगता है हम जरा ज्यादा बड़े राउटर बना देंगे ना खौफनाक सी, तो लर्निंग ज्यादा होगी। अब थोड़ी देर बाद आपका अपना दिल नहीं करेगा काम करने का उस पर। ठीक है, तो जितनी है उसको इतना रहने दीजिएगा। राउटर 1, राउटर 2 और राउटर 3, टोटल 3 राउटर्स हैं। और राउटर 1 और 2 के दरमियान एक वैन लिंक स्टैब्लिश कर लें, 2 और 3 के दरमियान एक वैन लिंक हम बना लेंगे। इंटरफेस के नंबर जी मैं कुछ यूं रखूंगा, सीरियल 2/0 ऑफ राउटर 1, सीरियल 2/0 ऑफ राउटर 2 से जोड़ देंगे, सीरियल 2/1 ऑफ राउटर 2, सीरियल 2/0 ऑफ राउटर 3 से कनेक्ट कर देंगे। तीनों राउटर्स का एक एक लैन नेटवर्क होगा। ठीक है जी, लैन नेटवर्क के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, GNS 3 में आप चाहें तो VPC या वर्चुअल पीसी होते हैं जो आप कनेक्ट कर सकते हैं, उनको हमने डायनेमिकली भी आईपी असाइन करना सीखा हुआ है और मैनुअली या स्टैटिकली भी आईपी देना हमने सीखा हुआ है। अब तो माशाल्लाह आप इतना कुछ पढ़ चुके हैं कि आपको खुद भी याद रखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमने किया हुआ है। लेकिन मैं आपको इसका एक और तरीकाकार बताऊंगा कि आप कोई भी डिवाइस कनेक्ट किए बगैर भी इन लैन इंटरफेसेस को ऑपरेशनल बना सकते हैं, अप कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। ठीक है जी, मैं भी बताता हूं। ये जी फास्ट ईथरनेट 0/0 ऑफ राउटर 1, ये फास्ट ईथरनेट 0/0 ऑफ राउटर 2, ये फास्ट ईथरनेट 0/0 ऑफ राउटर 3। इनके साथ स्विच भी लग सकता है ना, स्विच लगा के और ज्यादा डिवाइसेस भी कनेक्ट हो सकती हैं। इनके साथ डायरेक्ट वर्चुअल पीसी भी कनेक्ट हो सकता है, एक एंड डिवाइस वो भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए GNS 3 में तो आपको पता है हर चीज इस्तेमाल करती है रिसोर्सेज। ठीक है जी, तो जितने रिसोर्सेज बच सके आप बचा लें। सिस्को iOS में ये जो लैन इंटरफेसेस है ना, इनके अंदर एक खूबी रखी गई है, और वो भी लैब टेस्टिंग के लिए। आप लैन इंटरफेस को बगैर कोई डिवाइस कनेक्ट किए भी अप करा सकते हैं। जैसे लूपबैक इंटरफेस नहीं होते टेस्टिंग के लिए, लूपबैक इंटरफेस भी आप बनाने को बना सकते हैं। लूपबैक से पहले ही लैन इंटरफेसेस के अंदर ये एक फीचर रखा गया था कि आप इनके साथ कोई डिवाइस कनेक्ट ना भी करें फिर भी आप इनको आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना ही होगा, आमतौर पे आप करते हैं सिर्फ नो शटडाउन, ऐसे ही है ना। आपने यहां पे करना है नो कीप अलाइव, कीप अलाइव याद है? ठीक है, कीप अलाइव का इंटरवल होता है 10 सेकंड। कीप अलाइव आप तब इनेबल करते हैं जब आपने आपकी दूसरी साइड पे कोई डिवाइस कनेक्ट हो, आपने उसे कीप अलाइव भेजना हो और उसने आपको कीप अलाइव भेजना हो। जब आप राउटर 1 को कहेंगे ना नो कीप अलाइव, तो वो राउटर 1 का फास्ट ईथरनेट 0/0 इसकी बात हो रही है सिर्फ। जब आप इसको कहेंगे ना नो कीप अलाइव, तो ये समझ जाएगा कि मेरे इस इंटरफेस के साथ कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं हुई भी। और साथ ही आप कह देंगे नो शट डाउन, यानी आप उसको कह रहे हैं तुम्हारे साथ डिवाइस भी कोई कनेक्टेड नहीं है और तुमने अप भी होना है, और वो अप हो जाएगा। जिस तरह आपको एक लूपबैक इंटरफेस अप एंड अप स्टेट में नजर आता है, उसी तरह आपको फास्ट ईथरनेट 0/0 भी अप एंड अप स्टेट में नजर आएगा, हालांकि इसके साथ कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है।
और आप इसको आईपी देंगे 192, आईपी का कलर चेंज कर लेते हैं जी, 192.168.1.1 इसको आईपी दे दें, और नेटवर्क आईडी इसकी क्या हो जाएगी 192.168.1.0/24। तो राउटर 1 के साथ यूं समझ ले वर्चुअली आपने एक नेटवर्क अप करा दिया, हालांकि उसके साथ उसमें सिर्फ राउटर 1 है और कोई डिवाइस नहीं है। एक नेटवर्क आपका अप हो जाएगा टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग ही करनी है ना हमने, तो पिंग ही करना होता है या टेलनेट करना होता है, तो वो हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपको इसको अप करने के लिए साथ में कोई लैपटॉप वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और हम यही काम बाकियों के साथ भी करेंगे, राउटर 2 और 3 के भी लैन इंटरफेस के साथ यही करेंगे। ये सहूलत सिर्फ और सिर्फ सिस्को आईओएस में लैन इंटरफेसेस के लिए है, वैन पे नहीं है। आप सीरियल 2/0 वगैरह पे जाके अगर नो कीप अलाइव नो शट करेंगे वो तो उल्टा डाउन हो जाएगा। तो वैन इंटरफेसेस पे ये ट्रिक नहीं चलेगा, ये सिर्फ लैन के लिए है। और सिस्को ने कोई गलती नहीं की हुई, सिस्को ने इंटेंशनली ये रखा हुआ है ओनली फॉर लैब टेस्टिंग। इसका प्रैक्टिकली कोई फायदा नहीं है, लैब टेस्टिंग में फायदा है। ठीक है जी, तो हम राउटर 2 और 3 का भी फास्ट ईथरनेट इसी तरह आप करा लेंगे और उनको आईपी दे देंगे 192.168.2.1 और इसको 192.168.3.1। और ये जो वैन इंटरफेसेस है उनको 1.1.1.1, 1.1.1.2 और इधर 2.1.1.1 और इधर 2.1.1.2। राउटर 2 पे एक लूपबैक इंटरफेस भी मैं बनाऊंगा, लूपबैक 0, और इसको हम आईपी दे देंगे 22.22.22/32, क्योंकि लूपबैक पे हम दिया करते हैं सिंगल आईपी, याद है लूपबैक इंटरफेस पे सिंगल आईपी होता है। तो ये /32 के साथ यहाँ पे एक लूपबैक इंटरफेस। ठीक है जी, ये हमारी अब बेसिक लैब डायग्राम रहेगी, अगले कोई तकरीबन समझ लें 1 महीना अब ये चलेगी। ठीक है जी, तो इसको मैंने यहाँ पे अपने पास रख लिया जी, यहाँ इसको मैं कोशिश करता हूँ कि अभी संभाल के भी रख लूंगा बाद में। ठीक है, और ये हमारे हर आने वाले लेक्चर में काम आती रहेगी। अच्छा जी, अब इस पे हमने इसको कॉन्फ़िगर करने के बाद इस पे हम अब OSPF चलाएंगे। ठीक है, मैंने इसको इस तरह से डिजाइन किया है, राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करने के कितने तरीके होते हैं? 3। ठीक है जी, पहला होता है हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ फिजिकल इंटरफेस। राउटर 1 पे हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। राउटर 1 के 2 फिजिकल इंटरफेस है, एक सीरियल और एक फास्ट ईथरनेट। बड़ा आईपी किसका है? 192.168.1.1 बड़ा आईपी, तो इसकी राउटर आईडी ये सिलेक्ट होनी चाहिए, हम टेस्ट कर लेंगे। राउटर 2 पे है लूपबैक, लूपबैक की मौजूदगी में फिजिकल इंटरफेस राउटर आईडी के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो लिहाजा राउटर 2 पे उसका लूपबैक राउटर आईडी बनेगा, दूसरा मेथड भी टेस्ट हो जाएगा। राउटर 3 पे हम करेंगे हार्ड कोडेड राउटर आईडी। ठीक है जी, यानी हम अपनी मर्जी से राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करेंगे, हम अपनी मर्जी से राउटर आईडी फिक्स कर देंगे। हम इसके फिजिकल इंटरफेस के आईपी को भी फिक्स कर सकते हैं और हम कोई ऐसा आईपी भी दे सकते हैं जो एग्जिस्ट ही ना करता हो, और मैं ऐसा ही करूंगा। मैं राउटर 3 पे राउटर आईडी दे दूंगा 33.33.33.33, हालांकि ये आईपी इस नेटवर्क में है ही नहीं, और हम इसको इसकी राउटर आईडी बनाएंगे और इसको वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3 राउटर है और राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करने के भी 3 तरीके हैं, तीनों टेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद आज का हमारा टास्क यह है कि हमने कॉन्फ़िगर करना है सिंगल एरिया ओएसपीएफ। आज सबसे पहले हम सिंगल एरिया ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करेंगे। ओएसपीएफ सिंगल एरिया हो या ओएसपीएफ मल्टीपल एरिया हो, ओएसपीएफ सिंगल एरिया हो या ओएसपीएफ मल्टीपल एरिया हो। ठीक है, ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन करने के कुछ 4 मेथड हैं। ओएसपीएफ चलाने के, चाहे सिंगल एरिया चलाना हो चाहे मल्टीपल एरिया, कितने तरीके हैं? 4। ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करने के तरीके हैं 4। ठीक है जी, तो वो चारों मेथड एक एक करके वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इन तीनों राउटर्स के ऊपर। उन चारों मेथड को जरा लिस्ट डाउन कर लेते हैं। ठीक है जी, ओएसपीएफ चलाने के 4 मुख्तलिफ तरीके। पहला तरीका कहलाता है ओएसपीएफ
पर नेटवर्क या सब नेटवर्क। भाई सब नेटिंग की होगी तो सब नेट होगा ना, नेटवर्क तो नहीं होगा, ठीक है। और अगर क्लास फुल है तो उसको हम नेटवर्क ही कहते हैं। तो ओएसपीएफ पर नेटवर्क या पर सबनेट, ये वो मेथड है जो आपने रिप में इस्तेमाल किया था, नेटवर्क ही एडवर्टाइज किया था ना रिप में, नेटवर्क की कमांड लिख के आगे नेटवर्क आईडी लिख दी थी, तो ये वही है। दूसरा तरीका ओएसपीएफ पर आईपी एड्रेस, अभी डिस्कस करेंगे इसको, ये क्या है। तीसरा तरीका ओएसपीएफ पर इंटरफेस, ठीक है जी। चौथा और आखिरी तरीका ओएसपीएफ पर प्लेटफॉर्म या डिवाइस, पर नेटवर्क, पर आईपी एड्रेस, पर इंटरफेस, पर प्लेटफॉर्म या पर डिवाइस। इन चार में से इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले, इम्तिहान में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ये दो तरीके हैं दरमियान वाले, पर आईपी वाला और पर इंटरफेस। और बेस्ट मेथड भी यही है, बल्कि अगर मैं बेस्ट की बात करूं वो तो पर इंटरफेस है। बात होती है जी आदत की। ये भी एक सच्चाई है कि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा आदत जो है ना ये दूसरे वाले मेथड की, पर आईपी एड्रेस समेत मेरे, मुझे भी इसी की आदत ज्यादा है। लेकिन सबसे अगर आसान और सबसे ज्यादा यूं कहें कि बेहतर या सेफ, जिसमें गलती के चांसेस कम है, वो तीसरे वाला मेथड है, ओएसपीएफ पर इंटरफेस। आप बेशक आदत ही उसकी डाल लें, ये आपकी चॉइस है, ठीक है जी। तो मैंने चारों मेथड आपके सामने रख देने। मेरे पास 3 राउटर्स हैं, तीनों पे बारी बारी मैं ये चारों के चारों मेथड जो हैं वो आपको कॉन्फ़िगर करना अभी सिखा दूंगा। लेकिन तब सिखाऊंगा ना जब ये डायग्राम बनी होगी जीएनएस3 में। तो पहले बना लेते हैं, जब आईपी कॉन्फ़िगर हुए होंगे, जब लिंक अप हुए होंगे, तब बारी आएगी ना इसकी। तो चलें जनाब जरा डायग्राम पहले बना लें, ये वाली, ये जो अभी हमने देखी है, ठीक है जी। 3 राउटर्स और उनके ये जो इंटरफेसेस आपको दिख रहे हैं, ये मैं जीएनएस3 में जाके अब कॉन्फ़िगर करने लगा हूं। नहीं जी, अब हर दफा कोशिश होनी चाहिए कुछ नया सीखें, तो आपको यहां भी अब मैं कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूं। मुझे कितने राउटर चाहिए? 3। तीनों अलग अलग प्लेटफॉर्म भी हो सकते हैं, 2600, 3600, 72, वो भी कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश ये करें, अगर आपके लैपटॉप की सेहत तो बहुत अच्छी नहीं है, यानी रिसोर्सेज ज्यादा बेहतर नहीं है, तो आप एक ही प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, ठीक है। ये जो 3600 इधर है ना, बेहतरीन है, आप सारी लैब इसके ऊपर कर सकते हैं। तो 3600 सीरीज के मुझे कितने राउटर चाहिए? 3। तरीकाकार क्या होगा, एक एक करके आप 3 राउटर घसीट के लगाएंगे, ठीक है जी। एक एक करके तीनों राउटर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यही तरीका है ना। आपने किया, आप कर रहे हैं, आपकी बात ही कर रहा हूं, कर रहे हैं आप? राउटर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए आपने? नहीं किए? आपने डायग्राम भी बना लिया? ठीक, चलें, वेरी गुड। देखो ना, जल्दी का काम फिर नुकसान तो होता है उससे। मैंने वही तो कहना था, ये तो करना नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं, कर लिया तो अच्छी बात है। ये देखें, 3600 के मुझे कितने राउटर चाहिए? 3। आप सबसे पहले शिफ्ट दबाएं एंड नाउ कीप प्रेसिंग शिफ्ट की, दबा के रखना है इसको, ठीक है जी। 3600 सीरीज का राउटर अब मैं ड्रैग करके यहां ड्रॉप कर रहा हूं, और मेरे पास क्या ऑप्शन आई है? नंबर ऑफ नोड्स। आपने शिफ्ट की को दबा के रखना है, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो आपसे क्या पूछेगा? नंबर ऑफ नोड्स। मुझे चाहिए 3, अगर 30 चाहिए होंगे तो आप 30 लिख दें, 10 चाहिए होंगे तो 10 लिख दें, मुझे चाहिए 3 लिख के मैं करता हूं ओके। और उसके बाद क्या होगा, ये 3 राउटर एक साथ आ जाएंगे, एक एक करके घसीटने की जरूरत नहीं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आप एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना चाहते हैं तो व्यू में जाके ऑप्शन होती है शो द ग्रिड, और उसके बाद स्नैप टू द ग्रिड, ठीक है। इससे ये होगा कि डायग्राम आपकी जरा नीट एंड क्लीन बनेगी, वो फासला सबका एक जैसा होगा, तारे तूरे भी ठीक लग जाएंगी, अलाइनमेंट भी अच्छी होगी, ठीक है। उसके बाद जनाब आप कनेक्शंस करने हैं, ऐड अ लिंक पे जाएंगे। ये समझ आ गया पॉइंट? शिफ्ट दबा के ड्रैग एंड ड्रॉप जी। मेरा वर्जन मेरा हाल है 4.1 है। हाँ, वो राउटर उसके लिए करना पड़ता है, कुछ ऐसे नहीं होता, पैसे लगते हैं, ठीक है। वो मेरा ख्याल है शायद मेरी इंस्टॉलेशन वीडियो में मैंने बताया होगा, अगर नहीं बताया तो सुन लें। आपने जब इंस्टॉल किया था ना, और आपने जब iOS इमेज
मैप किया होगा 3600 सीरीज के साथ, उसके बाद आपने आइडल पीसी वैल्यू कैलकुलेट की होगी, वहीं पे और एक ऑप्शन उसी पेज के अंदर आती है सिंबल की, कि आपने सिंबल कौन सा यूज करना है, ठीक है। तो सिंबल की कैटेगरी पे जाके जो डिफॉल्ट सिंबल है मैंने चेंज किया हुआ है, तो ये ऑप्शन है, ग्रे कलर का भी है, ग्रीन भी है, रेड भी है, ठीक है। ये गालिबन अफिनिटी ग्रीन और अफिनिटी ब्लू है इसका नाम, तो ये GNS3 के अंदर ही मौजूद है ये ऑप्शन, ठीक है। हाँ हाँ बाद में भी कर सकते, ये ले, ये देखें आप, एडिट हाँ अपना भी कस्टमाइज भी लगा सकते हैं, फूल बूटे गमले और भी जो कुछ आप अपने कस्टमाइज भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है जी। अपनी तस्वीर लगा दें, जगह जगह आपको अपनी तस्वीर नजर आ रही हो, ठीक है जी। तो एडिट प्रेफरेंसेस, ठीक है जी, यहां पे देखें iOS राउटर्स, ठीक है जी, एडिट प्रेफरेंसेस iOS राउटर्स, ये iOS राउटर्स, ये मेरे तीनों राउटर्स आप देख रहे हैं, इनमें से इस वक्त कौन सा सिलेक्ट हुआ है 3600, ठीक है जी। 3600 में यहां पे देखें क्या ऑप्शन है, एडिट की, एडिट में आप अब यहां पे आएंगे तो ये आपको इधर नजर आएगा सिंबल, ये वाला, ये है सिंबल, सिंबल में आप ब्राउज कर लें, साथ है, कहां गया था, एडिट प्रेफरेंसेस सिंबल, ठीक, प्रेफरेंसेस के बाद iOS राउटर, ये डायनामिक्स के नीचे आते हैं iOS राउटर, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ये सिंबल आपको नजर आ रहे हैं, इसमें ब्राउज कर लें, ये देखें नीचे ढेर सारी ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है जी। और यहाँ पे आप देखना चाहें, ये देख रहे हैं ऊपर यूज अ कस्टम सिंबल भी है भाई के लिए, तो भाई पहले अपनी तस्वीरें .png में होनी चाहिए, अपनी तस्वीरें खींच के PNG फॉर्मेट में लगाना, फिर उसके बाद अपनी तस्वीर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको जोड़ देना आपस में, ठीक है जी। तो वो ऑप्शन बिल्कुल है। अच्छा जी, अब नीचे तरह तरह के सिंबल्स हैं, मैंने जो इस वक्त इस्तेमाल किया हुआ है ये अफिनिटी सर्कल ब्लू वाला आपको नजर आ रहा है, इसमें आप राउटर को सिलेक्ट कर लें, ये सर्च कर लें, ऊपर फिल्टर हो जाता है, तो ये आपको दो तरह के सिंबल नजर आ रहे हैं, आप इनमें इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां से इस्तेमाल किया हुआ, ठीक है जी। एडिट प्रेफरेंसेस, फिर उसके बाद डायनामिक्स में iOS राउटर, राउटर को क्लिक करके एडिट, एडिट में सिंबल, सिंबल में ब्राउज, ये ऑप्शन आएगी, जो सेलेक्ट करना चाहते हैं करके यहां से ओके करने के बाद, ओके करने के बाद एंड पे अप्लाई करना जरूरी है, अप्लाई देन ओके, तो ये सिंबल चेंज हो करना चाहिए। नोट्स भी बना रहे हो तो सुना जी आपको डिफरेंट कलर इस्तेमाल करें तो नोट्स इंटरेस्टिंग भी बनते हैं, और डिफरेंट कलर इस्तेमाल करने का फायदा ये होता है चीजें ज्यादा अरसे तक याद रहती हैं, ठीक है जी। ये अभी अभी कोई मैं कहीं सुन रहा था, वो सोशल मीडिया पे बड़ा कुछ चल रहा होता है, वो गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, कहते हैं जी नोट्स लिखते हुए आप अपना जो ब्लू कलर यूज कर रहे हैं या ब्लैक वो तो यूज करें, लेकिन चीजों को इंपॉर्टेंट चीजों के लिए आपको येलो या रेड कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो कलर्स हैं ये इससे आपको चीजें याद रखने में आसानी होती है। येलो और रेड कलर से जो आपने पॉइंट्स लिखे होंगे, येलो हाईलाइट करने के लिए और रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने के लिए, वो आपको भूलते नहीं है। दूसरा एक और चीज मैं देख रहा था जी, उल्टा चलने से आपको चीजें रिकॉल करना आसान हो जाता है। एक तो आप सीधी वॉक करते हैं ना, उल्टे कदम चलने से आपको पुरानी चीजें अगर जिनको भूलती हैं, याद नहीं रहता, तो अगर आपको 5 मिनट उल्टा चल लें तो आपको पुरानी चीजें रिकॉल करना जो है वो आसान हो जाएगा। करके देख लीजिएगा, शायद फर्क पड़ जाए, ठीक है। हाँ पता लगे वो घर उल्टा जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये कुछ हैं जी चीजें, आप इनको देख सकते हैं। ये हो गया, ठीक है जी, ओके जी। अच्छा जी, अब मैंने इन तीनों राउटर्स को आपस में कनेक्ट करवाना है, राउटर 1 का सीरियल 2/0, 2 के सीरियल 2/0 के साथ, 2 का सीरियल 2/1, 3 के सीरियल 2/0 के साथ, एज पर डायग्राम। अब ये प्लस का सिंबल ऐड अ लिंक वाला है, अब मुझे इससे बाहर निकलना है, ये दोबारा ऐड अ लिंक पे क्लिक करें, अब ये दोबारा सिलेक्शन वाले मेन्यू में वापस आ गया, ठीक है जी। भाई अगर कोई पहले ये कर रहे हैं इनको कर लें आप, कोई मसला नहीं है, ये ना हो गया मैं इधर अगला टास्क करा दूं आप पिछले में उलझे हो।
इसमें जरूरत नहीं है। इस डायग्राम मैंने यही तो आपको बताया है, रिसोर्सेज पे बोझ कम से कम डालें, रिसोर्सेज पे बोझ कम से कम पड़ना चाहिए। साथ हो, सिंबल हो गया चेंज, पक्की बात है। गुड, यहां पे भी चले। अच्छा जी, अब इनको एक और चीज, इंटरफेसेस के ऊपर उनके लेबल्स दिखाई नहीं दे रहे, तो यहाँ पे हाइड और शो लेबल, पोर्ट लेबल की ऑप्शन है, वो आप लेबल यहाँ से शो करवा सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये पैकेट ट्रेसर में भी ये प्रॉब्लम है, यहाँ भी प्रॉब्लम है, बाय डिफॉल्ट ये ओवरलैप कर रहे होते हैं, आपको इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट करना पड़ता है, ठीक है जी। तो ये हमारी डायग्राम बन गई है, और अब ये एक दफा बन गई है और ये ऑटो सेव हो जाती है अब GNS3 के इन वेरिएंट्स के अंदर जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये मुझे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ 2-3 हफ्ते तो मुझे पक्का पता है आराम से इसके साथ गुजर जाएंगे हमारे। डायग्राम बन चुकी है, अब इन तीनों राउटर्स को यहां से करते हैं स्टार्ट या प्ले। कंफर्मेशन मांग रहा है, यस कर देते हैं। राइट साइड पे आती है टोपोलॉजी समरी। अच्छा, अगर किसी का स्क्रीन साइज छोटा है ना, तो ये उस केस में अक्सर चीजें गायब हो जाएंगी, ये नहीं राइट पे ये जो सर्वर समरी, टोपोलॉजी समरी, ये कुछ वहां पे दिखाई नहीं दे रहा होगा। अगर आप इनको देखना चाहें, अगर नजर नहीं आ रहा, तो व्यू में जाके आप ये देखें, इन चीजों को इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डॉक की ऑप्शन आपको नजर आ रही होगी, ठीक है जी, ये वाली डॉक्स, ठीक है। तो ये टोपोलॉजी समरी पे क्लिक हुआ हुआ है, सर्वर समरी पे हुआ हुआ है, कंसोल पे हुआ हुआ है, राउटर्स पे हुआ हुआ है। तो ये मुझे, ये नीचे कंसोल है, ये राइट पे टोपोलॉजी समरी है, ये सर्वर समरी है, और ये राउटर्स है जहां पे आपकी डिवाइसेस नजर आती हैं। तो इन्हें गायब भी किया जा सकता है, आपकी ये जो मेन विंडो है इसका साइज बड़ा हो जाएगा, पूरी स्पेस मिल जाएगी डायग्राम बनाने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद अगला काम क्या करना है, इनको एक्सेस करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग इसको सिक्योर CRT के साथ, या फिर आप सोलर पट्टी बाय डिफॉल्ट होता है उसके साथ आपने बाइंड कर लिया होगा। तो मेरे पास ये सिक्योर CRT के साथ बाइंड हुआ हुआ है, मैं इनको ओपन कर लेता हूं। तो मेरे ये तीनों के तीनों राउटर जो हैं सिक्योर CRT में इस वक्त ओपन हो चुके हैं, टैब्स बने हुए हैं, राउटर 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है जी। अच्छा, ये मैं अभी एक काम यहाँ पे कर रहा हूँ, इसके बारे में बाद में बताऊंगा, फिलहाल अभी कमांड विंडो, ठीक है। ये मैंने इसलिए कर लिया ताकि आपको नीचे वाला हिस्सा नजर ना आए, दूर बैठे लोगों को ये आखिरी लाइन ठीक से दिखाई दे रही होगी, ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है, इंटरफेसेस आप करने हैं, लिंक को IP देने हैं, वो ये काम हमें सबको बड़े अच्छे तरीके से ऑलरेडी आता है, तो इस पे कोई ज्यादा वक्त लगाने की जरूरत नहीं है। राउटर 1 का जी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 IP एड्रेस, ठीक है जी, 192.168.1.1 255.255.255.0 क्लास C का IP है। नो कीप अलाइव, नो शटडाउन। नो कीप अलाइव क्यों, इसके साथ कोई डिवाइस हमने कनेक्ट नहीं की हुई और अप हमने करवाना है, तो उसके लिए हम ये काम करेंगे, नो कीप अलाइव, नो शटडाउन, ठीक है जी। तो आपका ये फास्ट ईथरनेट बगैर किसी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट किए अप हो जाएगा। ये GNS3 का फीचर नहीं है, सिस्को iOS का है, एक्चुअल राउटर भी करेंगे तो ऐसा ही होगा, ठीक है जी। उसके बाद इंटरफेस सीरियल 2/0, आप एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में जा सकते हैं डायरेक्टली, इंटरफेस से एग्जिट करना जरूरी नहीं है। IP एड्रेस 1.1.1.1 और यहां सिर्फ नो शटडाउन करना है, इधर नो कीप अलाइव नहीं कर देना, ठीक है। बस इतना सा काम है टोटल, इसको करते हैं डू राइट। राउटर 1 के ऊपर जो IP शाइपी थे सेव हो गए और दोबारा हमें ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राउटर 2 पे चलते हैं जी, ये मैंने ऊपर से टैब चेंज कर लिया, मैं राउटर 2 पे आ गया और यहां पे इंटरफेस है 4। राउटर 2 का कितने इंटरफेस है, 4। एक लूप बैक है, 2 वैन इंटरफेस है और एक लैन इंटरफेस है। तो चारों को कॉन्फ़िगर करते हैं। लूप बैक से शुरू कर लेते हैं। इंटरफेस लूप बैक 0, और आपको पता है लूप बैक को नो शट भी नहीं करना पड़ता, वर्चुअल इंटरफेस है ना, खुद ही आप हो जाएगा। IP देना पड़ेगा, IP क्या देना है इसका, 22.22.22.22 255.255.255.255/32 के साथ, क्योंकि सिंगल IP कॉन्फ़िगर करना है। तो लूप बैक को IP दे दिया।
इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 192.168.2.1। जी मैं स्पीड कम कर लूं। मैं तो इसलिए तेज कर रहा था कि अच्छा अब आप ना रोकते तो भी आपने देखना था आइंदा आने वाले दिनों में ऑटो में मेरी स्पीड अब तेज हो जाती है। तो मैं तो ये सोच रहा था कि आपको आईपी देने आगे होंगे अब तक। आप मेरे साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। चले आप कर लें, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं आराम कर लूंगा उतनी देर। अब आपने मुझे बता देना करके। वो आगे निकल गया। टू 255 255 255 255 सिंगल आईपी है। कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप क्लास ए वाली भी, लेकिन लूप बैक के ऊपर रिकमेंडेड ये है सिंगल आईपी होना चाहिए /32, तो वही करेंगे। राउटर 2 पे चलें। अब हम राउटर 2 पे कर रहे हैं, ठीक है जी। 255.255.0, ठीक है जी। फास्ट ईथरनेट के लिए नो कीप अलाइव और नो शट डाउन, ये सिर्फ फास्ट ईथरनेट पे करना है, ठीक है जी। ये सिर्फ फास्ट ईथरनेट पे। उसके बाद इंटरफेस सीरियल 2/0 आईपी एड्रेस 1.1.1.2। चूंकि ये क्लास ए है तो क्लास ए वाला मास्क लिखा है। इंटरफेस सीरियल 2/1। ये जो लॉग मैसेजेस बीच में आ रहे हैं, ये सिस लॉग मैसेज, इनको सिस लॉग कहते हैं ना, सिस्टम लॉगिंग मैसेज। ये जो सिस लॉग मैसेजेस आ रहे हैं, इनकी वजह से काम नहीं खराब हो रहा, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है ना, क्या मैं वो लिख रहे हैं बीच में एम घुस जा रहे हैं। तो इसके बहुत सारे हल है हमारे पास। एक आप ये जरा देखिएगा, ये कौन सा मोड है, अभी मैं कहां पे हूं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। कमांड दे रहा हूं, शो की कमांड देनी है तो डू तो लिखना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा। डू शो हिस्ट्री, ये क्या कमांड है, डू शो हिस्ट्री। इससे क्या हुआ है, जितनी कमांड्स मैंने अभी टाइप की थी तरतीब के साथ लिखी हुई आपको नजर आ रही। इंटरफेस लूपबैक 0 से लेकर इंटरफेस सीरियल 2/1 तक की सारी कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रही है आपको। तो यहां से नोट करना आपके लिए जरा आसान हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, ये अच्छी बात है अगर आप साथ साथ ही कर लें लैब। अभी ठीक नजर आ रहा होगा।
फॉन्ट नहीं ठीक हो रहा। राउटर 3 के जो आईपी हैं वो देने हैं, 2/0 है और फास्ट ईथरनेट। हो जाए तो बता दीजिएगा। चले राउटर 3। अब राउटर 3 पे कुछ और नया सीखें आप। ये कौन सा मोड है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। बिल्कुल सही हो गया जी। तो ये है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। यहां पे कमांड है लॉगिंग ऑन। क्या कमांड है जी? ये वो कमांड है जिससे syslog का जो फीचर है वो ग्लोबली इनेबल हो जाता है। यानी लॉगिंग मैसेजेस, लॉग मैसेज कभी देखा आपने जिंदगी में? इस स्क्रीन पे है, ये ऊपर सारे क्या हैं? सारे लॉग मैसेजेस ही हैं, ठीक है। ये सारे लॉग मैसेजेस हैं। ये कमांड बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड थी तो ये आ रहे थे। ऑफ नहीं होता। बंद करने के लिए नो लॉगिंग ऑन, ठीक है। शुरू में नो लगाते हैं। तो लॉगिंग ऑन वो कमांड है जिससे सिस लॉग का फीचर ग्लोबली इनेबल हो जाता है, लॉग मैसेजेस बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अब अगला काम ये होता है, लॉग मैसेज जनरेट होना अलग चीज है। लॉग मैसेज का जनरेट होना अलग चीज है। लॉग मैसेज का स्क्रीन पे डिस्प्ले होना वो एक अलग चीज है, ठीक है। हमने इस वक्त इस राउटर को इसकी लाइन कंसोल 0 से एक्सेस किया। हम जब लोकली एक्सेस करते हैं तो लाइन कंसोल 0 होती है। जब टेलनेट या एसएसएच करते हैं यानी रिमोट एक्सेस करते हैं तो लाइन वीटीवाई या लाइन ऑक्स होती है, मानते हैं, ठीक है। एक कमांड है लॉगिंग कंसोल। लॉगिंग कंसोल ये वो कमांड है जिसकी वजह से लॉग मैसेजेस उन्हें नजर आते हैं जिन्होंने लाइन कंसोल 0 से एक्सेस किया होता है। आपको लाइन कंसोल 0 पे लॉग मैसेज नजर आ रहे थे ना, इसका मतलब है ये भी बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड थी। ये कमांड भी बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड थी। और मैंने अगर इन्हें बंद करना हो तो नो लॉगिंग कंसोल कर दूंगा। चलें बातों बातों में एक और चीज भी सीख लें। एक कमांड है लॉगिंग मॉनिटर। आपने शायद अभी तक नोटिस ना किया हो कि आप जब किसी डिवाइस को टेलनेट करते हैं ना, तो जिस डिवाइस को आपने टेलनेट या एसएसएच किया होता है ना, उसके लॉग मैसेज आपको नजर नहीं आएंगे। उसकी वजह यह होती है कि उनके लिए सिस लॉग मैसेजेस डिसेबल्ड होते हैं और उन्हें इनेबल करने की कमांड ये है लॉगिंग मॉनिटर। ये कमांड बाय डिफॉल्ट डिसेबल होती है। राउटर 3 को आज के बाद अब कोई लॉगिंग करेगा, रिमोट एक्सेस करेगा तो उसे लॉग मैसेज दिखेंगे। लॉगिंग मॉनिटर बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, इसे इनेबल करना पड़ता है। इसकी रीजन क्या हो सकती है? जिसने रिमोट एक्सेस किया हुआ है वो रिसोर्सेज यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा, बैंडविड्थ, ठीक है जी। वो बैंडविड्थ सबसे मेन चीज है वहां पे। तो अगर लॉग मैसेजेस कंटिन्यूअसली नजर आते रहेंगे, खासतौर पे डिबगिंग, याद है जब डिबगिंग ऑन होती है तो ढेर सारे मैसेजेस आते हैं। तो अगर किसी रिमोट डिवाइस को आपने वो मैसेज दिखाने हैं तो अच्छी खासी बैंडविड्थ इस्तेमाल होगी। तो उसे बैंडविड्थ को बचाने के लिए लाइन वीटीवाई पे और लाइन ऑक्स पे सिस लॉग डिसेबल्ड होता है और इस कमांड के बाद क्या हो जाएगा, इनेबल लॉगिंग मॉनिटर। अच्छा, मैं सारी लाइनें ना आपके लिए इकट्ठी करता हूं, दोबारा से शुरू करता हूं। लॉगिंग ऑन, इससे क्या होता है, ग्लोबली सिस लॉग इनेबल हो जाता है। अब इन लॉग मैसेजेस को अगर लाइन कंसोल 0 वालों को शो कराना है तो कमांड होती है लॉगिंग कंसोल। और अगर इन लॉग मैसेजेस को लाइन वीटीवाई और लाइन ऑक्स वालों को दिखाना है तो कमांड होती है लॉगिंग मॉनिटर, ठीक है जी। अच्छा, और इन लॉग मैसेजेस को मैं चाहता हूं कि ये जो लॉग मैसेजेस आ रहे हैं ये राउटर की किसी मेमोरी में सेव भी होते रहे। ये जो लॉग मैसेजेस आ रहे हैं, अगर मैं इन लॉग मैसेजेस को राउटर की इंटरनल मेमोरी में सेव करना चाहूं तो आप सेव भी कर सकते हैं।
उसकी कमांड होती है लॉगिंग बफर, लॉगिंग बफर्ड, लॉगिंग बफर्ड। एंटर करेंगे तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि लॉग मैसेजेस राउटर की मेमोरी में सेव होना शुरू, रैम में सेव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कुछ iOS प्लेटफॉर्म्स में, कुछ डिवाइसेस में इसके लिए 4192 बाइट्स यानी 4 KB बाय डिफॉल्ट कितनी मेमोरी होती है रिजर्व, 4 KB, यानी 4 KB के जो लॉग मैसेज आएंगे आप उन्हें क्या करते जाएंगे, सेव करते जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जब नए लॉग मैसेजेस आएंगे तो मेमोरी तो फुल हो गई आपकी, पुराने वालों को निकाल दिया जाता है, नए वालों को सेव कर दिया जाता है। इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, जो पहले सेव हुआ था वो सबसे पहले ही, ठीक है जी, डिलीट होगा। ठीक है जी, तो लॉगिंग बफर से क्या होगा, ये जो लॉग मैसेजेस स्क्रीन पे दिख रहे हैं राउटर की मेमोरी में सेव भी होते जाएंगे। अच्छा, मेमोरी लिमिटेड है, 4 KB नहीं तो 8 KB आपके पास बाय डिफॉल्ट होता है, इसे बढ़ाया भी जा सकता है लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप लॉग मैसेज राउटर की इंटरनल मेमोरी में सेव करते चले जाएं। ठीक है जी, तो फिर इसका एक और तरीका भी, आप कहते हैं नहीं मैं तो 20-20 साल के लॉग मैसेज सेव करना चाह रहा हूं। कितने साल के, मैंने तो 20 साल के लॉग मैसेज सेव करने, ताकि किसी वक्त भी मुझे एनालिसिस करना पड़ जाए तो मैं कर सकूं। तो वो 20 साल के लॉग मैसेज आप राउटर की अपनी इंटरनल मेमोरी में सेव ना करें, एक्सटर्नल मेमोरी में तो जगह खूब होती है ना, हमारे पास टेराबाइट्स होती है, उससे भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो वहां पे तो आप सेव करके रख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं लॉग मैसेज जो है ना वो राउटर अपने पास रखने की बजाय किसी एक्सटर्नल मेमोरी की तरफ फॉरवर्ड कर दे। कोई तरीका ज़हन में आता है आपके पास, आपके ज़हन में कोई जो आप कर सकें इससे? एक तो वो कॉपी वाली चीज है ना, वो कॉपी में कहानी ये है कि एक फाइल बननी चाहिए, पहले एक फाइल बने, फाइल का नाम हो, फिर वो फाइल आप कॉपी कर सकते हैं TFTP सर्वर पे। याद आया, TFTP सर्वर पे आप कॉपी कर सकते हैं। इसकी कोई फाइल नहीं बनती है, सच फाइल का कोई नाम शाम नहीं होता जिसको आप जो है वो आगे फॉरवर्ड कर दें। मैं चाहता हूं इधर राउटर पे लॉग आए, साथ ही वो कॉपी हो जाए मेरे लैपटॉप पे या मेरे मोबाइल फोन पे भी नजर आ जाए और वहां पे सेव होता रहे। तो इसके लिए अलग से एप्लीकेशन है, TFTP सर्वर इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि syslog सर्वर यूज करेंगे। क्या एप्लीकेशन है जी, syslog सर्वर की आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे, syslog सर्वर की एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे जी। आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने लैपटॉप पे या मोबाइल फोन पे, syslog सर्वर, syslog सर्वर। अब आपको ये कहां से मिलेगा, अगर आप गूगल करें तो आपको सोलर पटी, जो आपने सोलर विंड्स की प्रोडक्ट है, ये सोलर विंड्स एक कंपनी, उसकी प्रोडक्ट है सोलर पटी जो आपने GNS3 में की है, उसी का आपको सोलर विंड्स का ही syslog सर्वर भी मिल जाता है, लेकिन कीवी सर्वर मिल जाएगा, लेकिन आपको जरूरत ही नहीं है। आप वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनके लैपटॉप्स में, बल्कि मैं पहले पूछ लेता हूं TFTP सर्वर की लैब आप में से कितने लोगों ने किया, हाथ खड़ा करके बताएं। जिन्होंने किया है, आप वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनके पास syslog सर्वर भी ऑलरेडी मौजूद है। ये कब हुआ, किस दिन हुआ, मैं बताता हूं आपको, ये वाकया कब पेश आया था। ये वाली एप्लीकेशन याद है, ये TFTP D64 मैंने नहीं कराई, आप सबने की भी हुई है उसूलन, और ये आपके सॉफ्टवेयर वाले फोल्डर में इसका सेटअप पड़ा हुआ है, जब दिल चाहे इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस पे राइट क्लिक करें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके चलाएं, ठीक है जी। और उसके बाद जब आप इस पे थोड़ा सा गौर करेंगे इस एप्लीकेशन पे, बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्ट हुआ है, TFTP सर्वर। थोड़ा सा और आगे जाएं तो इसमें DHCP सर्वर भी है, syslog सर्वर भी है। ये इस पे syslog सर्वर पे क्लिक करने की देर है, अब मेरा लैपटॉप syslog सर्वर बन चुका है। अपने लैपटॉप को GNS3 के राउटर से जोड़ना आता है आपको, बिल्कुल आता है, जिस तरह TFTP वाली लैब में जोड़ा था बिल्कुल वैसे ही जोड़ेंगे आप। उसके लिए आप चाहे वो लूप बैक अडेप्टर बना लें,
कल इसके बारे में मैंने कहा था कि जिनका नहीं बन रहा उनकी एक आध लैब इससे मुतासिर होगी, ये TFTP वाली या सिसलॉग वाली, ठीक है जी। तो फिलहाल मैंने भी अभी वो कनेक्ट नहीं किया हुआ, बता देना इतना काफी है। सिसलॉग सर्वर यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अगर लूपबैक वगैरह बना हुआ है तो यहां से आप लूपबैक चूज कर लेंगे, इस लिस्ट के अंदर वो लूपबैक इंटरफेस आ रहा होगा आपको, जब अगर आपने बनाया हुआ, मेरा हाल है मैंने भी बना के शायद डिलीट कर दिया था, ठीक है जी। तो बहरहाल यहां पे आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने इस एप्लीकेशन को ऑन रखना है। क्या करना है जी, एप्लीकेशन को हमने ऑन रखना है। और यहां पे आएंगे हम, कमांड देंगे लॉगिंग होस्ट और आगे लिखेंगे 10.0.0.1। ये किसका आईपी होगा, जो भी मेरे लैपटॉप के उस लूपबैक का आईपी है सिसलॉग सर्वर का, वो आईपी आपने यहां पे दे देना है, राउटर 3 और उस सिसलॉग सर्वर की आपस में रीचेबिलिटी होना जरूरी है। अगर तो रीचेबिलिटी है तो इसका नतीजा पता है क्या निकलेगा, इस कमांड के बाद क्या होना शुरू हो जाएगा, वही कमांड समझे मैंने लिख दी है, ठीक है जी आपके सामने, ये पूरा पैकेज है। इसको एंटर करने के बाद क्या होगा, जो लॉग मैसेज राउटर 3 पे आएगा वो साथ ही सिसलॉग सर्वर की तरफ भी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो साथ ही क्या हो जाएगा, सिसलॉग सर्वर की तरफ फॉरवर्ड होना शुरू हो जाएगा। और आपको अपनी इस एप्लीकेशन में यहां पे मैसेज नजर आना शुरू हो जाएंगे। आप कहेंगे आपको ये मैसेज कहां से दिखाई दे रहे हैं, भाई मेरे इस सिस्टम जिसमें मैं बैठा हूं, ऊपर देखेंगे इसका ना लूपबैक अडेप्टर है, ये मेरा लैपटॉप भी कुछ जो है वो लॉग मैसेज जनरेट कर रहा है, इसने उन्हीं को कैप्चर करना शुरू कर दिया। अगर मैंने यहाँ पे सही इंटरफेस वो बनाया होता उसके लिए, इस लैब के लिए, ठीक है, तो मैं उनको कैप्चर करना शुरू कर देता। इसी तरीके से यहाँ पे लॉग मैसेज आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये कोई इतनी मुश्किल लैब तो नहीं है, ये आप खुद कर सकते हैं। अगर आपके पास TFTP वाली लैब हो गई थी ना तो ये भी हो जाएगी। फर्क क्या है, सिर्फ यहां पे TFTP सर्वर की बजाय सिसलॉग को चूज करना है और यहां पे इंटरफेस वो वाला चूज करना है जो आपने वो बनाया हुआ था उस दिन, ठीक है जी। तो आप उसको चूज करेंगे, यहां पे आपको मैसेज रिसीव होना शुरू हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर मैसेज तो रिसीव हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन क्या वो मैसेजेस जो हैं वो सेव भी होंगे? हम चाहते हैं, आपने कहा ना 20 साल के लॉग मैसेज सेव करने हैं, वो किसी फाइल में सेव होने चाहिए ना। तो ये नीचे देखें सेटिंग्स नजर आ रहा है, सेटिंग्स, सेटिंग पे क्लिक करें, ये देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, सेव सिसलॉग मैसेजेस टू फाइल। अभी ये सिलेक्ट नहीं ना हुआ, सिलेक्ट करता हूं तो ये देखें syslog.txt नाम की एक फाइल क्रिएट हो गई है। इसका नाम मैं चेंज कर सकता हूं, कर सकता हूं, जो मर्जी नाम रख दें। चेंज करने के बाद अब इसको क्या कर देंगे, ओके। तो ये जो आपका ऊपर पाथ है ना, सी में, प्रोग्राम फाइल्स में, TFTP D64 में, उसमें ये वाली फाइल अब सेव होना शुरू हो जाएगी। और चाहे अब 20 साल के लॉग, जितनी आपकी मेमोरी आपको इजाजत देगी उतने लॉग इकट्ठे होते चले जाएंगे। राउटर के एंड के ऊपर इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, सिर्फ एक कमांड है। मैं फिलहाल जी इसको बंद कर रहा हूं, ये मैंने एप्लीकेशन बंद कर दी है। तो सिसलॉग से रिलेटेड सिस्को iOS की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस थी वो मैंने आपको बातों बातों में अभी दिखा दी है। ये मैं आपको यहां पे दोबारा शो कर देता हूं। लॉगिंग ऑन से क्या होता है, ग्लोबली सिसलॉग इनेबल होगा। अब उन लॉग मैसेजेस को देखना है, लाइन कंसोल पे देखना चाहते हैं तो ये कमांड, VTY और ऑक्स पे देखना चाहते हैं तो ये कमांड, राउटर की मेमोरी में सेव करना चाहते हैं तो ये कमांड। लेकिन इसमें मसला क्या है, लिमिटेड होंगे, बाय डिफॉल्ट 4 KB या 8 KB होता है कुछ में, उससे ज्यादा नहीं। आप चाहते हैं मैंने तो 20 साल के लॉग सेव करने हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, लॉगिंग होस्ट 10.0.0.1, और 10.0.0.1 पे क्या होना चाहिए, वो सिसलॉग वाली एप्लीकेशन चल रही होनी चाहिए, उसमें सिसलॉग सर्वर सिलेक्ट होना चाहिए और उसमें डायरेक्टरी का पाथ होना चाहिए। और फाइल को अगर सेव करना है तो सेटिंग में जाके वो चेक बॉक्स एक छोटा सा है उस पर चेक कर देना है कि इस फाइल में सारे लॉग सेव करने हैं, ठीक है जी। ये आप जब वीडियो दोबारा देखेंगे ना तो ये स्टेप्स आपको सारे नजर आ जाएंगे,
आप अपने पास घर बैठ के इजीली ये लैब कर सकते हो और आपने करके मुझे दिखानी है कि ये लॉग मेरे पास वाकई में आ रहे हैं। उसके बाद पता है क्या करना है, राउटर पे कोई इंटरफेस अप करें कोई डाउन करें ताकि लॉग मैसेज तो आए। लॉग मैसेज आएगा तो वो सेंड होगा ना, ठीक है जी। और इसके लिए ये भी बता देता हूं, ये जो सिस लॉग है मैसेज एक्सचेंज कर रहा है ना, वो राउटर से मेरे सिस्टम पे आएंगे, मैसेज भेज रहा है ना, लॉग मैसेजेस फॉरवर्ड होंगे, ठीक है जी। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये यूडीपी पोर्ट 514 पे होती है, यूडीपी पोर्ट नंबर 514। सिस लॉग भी यूडीपी बेस्ड है और पोर्ट नंबर 514 इस्तेमाल करता है। ये इंफॉर्मेशन आपको क्यों पता होनी चाहिए? अगर कोई एसीएल लगी हो जिसमें यूडीपी ब्लॉक्ड हो तो सिस लॉग मैसेजेस भी जा नहीं सकेंगे, या स्पेसिफिकली आपकी पोर्ट 514 को ब्लॉक किया हो तो तब भी सिस लॉग जो है वो काम नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सक्सेसफुली सिस लॉग मैसेजेस आपकी डिवाइस पे फॉरवर्ड हो तो कहीं पर भी कोई ऐसी एसीएल नहीं होनी चाहिए जो यूडीपी पोर्ट 514 को ब्लॉक कर रही हो। वो किसके लिए होती है? सिस लॉग के लिए। अच्छा, अब इस पूरी लिस्ट में से ना ये बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है, आपको नहीं करना पड़ता। लॉगिंग कंसोल भी इनेबल्ड है, आपको नहीं करना पड़ता। लॉगिंग मॉनिटर बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होता है। इस लॉगिंग मॉनिटर की कमांड से ये इनेबल हो जाएगा। इसको नो किया होता है, यानी नो लॉगिंग मॉनिटर हुआ होता है और आपको क्या करना पड़ता है? लॉगिंग मॉनिटर। एक्चुअल राउटर में, ये अब तवज्जो से, एक्चुअल राउटर में लॉगिंग बफर्ड इनेबल्ड होता है, जीएनएस 3 में से बंद किया होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जीएनएस 3 ने एक्चुअल लैपटॉप की मेमोरी खानी है, ठीक है जी। तो जीएनएस 3 में इसको क्या किया होता है? बंद किया होता है। आप क्या इनेबल कर सकते हैं? बिल्कुल जी, लॉगिंग बफर्ड की कमांड से ये इनेबल हो जाएगा। लॉगिंग बफर्ड की कमांड देंगे तो इनेबल हो जाएगा, और डिसेबल करने के लिए नो लॉगिंग बफर। बाय डिफॉल्ट राउटर किसी सिसलॉग सर्वर की तरफ मैसेजेस भेज नहीं रहा होता, लेकिन जब आप ये वाली कमांड दे देंगे और जो आईपी बताएंगे उस आईपी के ऊपर राउटर लॉग मैसेजेस को सेंड करना शुरू कर देगा। वो आईपी रीचेबल होना चाहिए, चाहे आपकी किसी 4G डिवाइस का क्यों ना हो, आपके मोबाइल फोन का क्यों ना हो। ये सिसलॉग सर्वर आपका मोबाइल फोन भी बन सकता है। अगर आप एप्पल यूज कर रहे हैं तो ऐप स्टोर में आपको सिसलॉग की एप्लीकेशन मिल जाएंगी, फ्री भी मिल जाएंगी। आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो वहां भी सिसलॉग की एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। आपको हरगिज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आपका जो मोबाइल फोन है डेफिनेटली इसकी वजह से स्लो हो जाएगा और आपकी बैंडविड्थ भी बिला वजह इस्तेमाल होती रहेगी, क्योंकि लॉग मैसेजेस जब किसी नेटवर्क की तरफ से आते हैं ना तो वो बड़े ज्यादा होते हैं। और बिलखुसूस अगर डिबगिंग एनेबल होना तो वो तो आपके सिस्टम को बिल्कुल ही हैंग कर देगी, ठीक है जी। बैंडविड्थ पे भी लोड पड़ेगा, आपके प्रोसेसर पे भी लोड पड़ेगा, ठीक है। तो मोबाइल फोन पे किया तो जा सकता है, करना नहीं चाहिए। किया जा सकता है, करना नहीं चाहिए, ठीक है जी। तो ये अचानक आप कहेंगे ओएसपीएफ चलाने लगे थे हम, ये बीच में अचानक से कहां से आ गया? वो मैं बताता हूं कहां से आ गया। राउटर 3 पे है ना जी, हम कमांड दे रहा हूं नो लॉगिंग कंसोल। इससे क्या होगा? लॉग मैसेज ग्लोबली नहीं, कंसोल पे लॉग जनरेट होगा लेकिन कंसोल पे दिखेगा नहीं, कंसोल पे दिखेगा नहीं। अच्छा, अब मैं कहता हूं इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 192.168.3.1 नो कीप अलाइव, नो शट डाउन, इंटरफेस सीरियल 2/0 आईपी एड्रेस 2.1.1.2 नो शट डाउन डू राइट। को फर्क महसूस हुआ आपको? कोई लॉग मैसेज दरमियान में नहीं आया। आप लोगों के लिए इस कॉन्फ़िगरेशन को नोट करना काफी आसान हो गया है, ठीक है जी। तो जिस वजह से आप तंग हो रहे थे वो वजह अब आपको परेशान नहीं करेगी। कंसोल वो लॉग मैसेज जनरेट हो रहे हैं, दिखेंगे नहीं आपको,
अच्छा, आप उन्हें लोकल मेमोरी में सेव करना चाहते हैं, वो सेव हो जाएंगे। आप उन्हें सिसलॉग सर्वर पे भेजना चाहते हैं, वो चले जाएंगे, आपको दिखेंगे नहीं आप। अच्छा, अब अगला सवाल ये है, क्या ये अच्छी आदत है कि लॉग मैसेजेस को बंद कर दिया जाए? इन्हें इनेबल ही होना चाहिए, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में बंद करना चाहें तो किया जा सकता है। यहां एक सवाल बनता है, आप कहेंगे वो भी समझ आ गया कि आप लैपटॉप पे भेज देंगे, ये भी पता लग गया कि वो जो एप्लीकेशन है उसमें दिखते भी हैं, ये भी पता लग गया उसमें एक वो फाइल बनती है, टेक्स्ट फाइल, नोटपैड की फाइल होगी, उसमें सारे लॉग सेव भी हो जाएंगे, वो फाइल खोल के देखा भी जा सकता है। सवाल ये बनता है कि मैंने कहा था राउटर की मेमोरी में भी ये सेव हो सकते हैं, राउटर की मेमोरी में भी ये सेव हो सकते हैं, ठीक है जी। किस तरीके से? कमांड क्या होती है? लॉगिंग बफर। GNS3 में ये डिसेबल होता है, अब इनेबल हुआ है, अब इनेबल हुआ है। ये देखें, इंटरफेस लूपबैक 0, एक इंटरफेस बनाया, ये आप हो गया होगा ना, आप हो गया होगा, लेकिन इसका लॉग मैसेज नजर नहीं आ रहा, बफर में चला गया होगा। अच्छा, मैं इसको अब दोबारा से मैं कहता हूं शट डाउन, ये शट डाउन हो गया होगा, लॉग मैसेज नजर, लेकिन बफर में चला गया होगा। यहां से एग्जिट किया और कमांड दे रहा हूं नो इंटरफेस लूप बैक 0। ये सारी एक्सरसाइज का नतीजा क्या निकलेगा? लूप बैक बनाया, वो आप हुआ, फिर मैंने उसे शट डाउन किया, फिर मैंने लूप बैक को खत्म ही कर दिया। ये सारा कुछ क्यों किया? ताकि कुछ लॉग तो जनरेट हो, उनके बफर में तो अभी जमा होने शुरू है ना, बफर तो खाली होगा, तो बफर में कुछ दिखे तो सही, तो उसके लिए मैंने एक लूप बैक को अप करके दोबारा डाउन कर दिया, ठीक। ये सारा काम इसलिए किया है। अब सवाल, राउटर 3 के बफर में जो लॉग सेव हुए हैं वो देखना चाहे तो कैसे देखेंगे? कमांड है शो लॉगिंग, शो लॉगिंग, एंटर करते हैं। यहां पे देखें जी, बाय डिफॉल्ट क्या मेमोरी साइज है? 4096, 4 KB, ठीक है, तो 4 KB के करीब। अच्छा, वो लॉग मैसेजेस किधर हैं जी? ये है। साबित हो रहा है कि जब तक मैंने यहां लॉगिंग बफर नहीं किया था, उससे पहले वाले लॉग वो इसने सेव नहीं किए हुए। हालांकि मैंने फास्ट ईथरनेट को भी आप किया है, मैंने सीरियल को भी आप किया है, लॉग तो उस पर भी आए होंगे, लेकिन इसने वो सेव नहीं की। रियल राउटर होता तो करता बाय डिफॉल्ट। GNS3 में खुद से डिसेबल किया होता, ये GNS3 की सेटिंग है, ताकि आपके लैपटॉप की मेमोरी पे बोझ ना पड़े। तो जैसे ही मैंने लॉगिंग बफर कर दिया, अब राउटर 3 के लॉग दिख तो नहीं रहे, लेकिन सेव हो रहे। ये समझ आया? OSPF पढ़ते पढ़ते सिस लॉग एक पूरा हमने तफसील के साथ उसको भी डिस्कस कर लिया, ठीक है जी। तो राउटर 3 के ऊपर अब मैं वो आप नोट कर रहे होंगे शायद IP वगैरह, ये हो गया। ये कमांड है जी, और ये मैंने इनेबल किया था, और ये वो हरकत थी जिसकी वजह से लॉग जनरेट हुए होंगे। अच्छा, इसके बाद ना अब मैं वो कंसोल पे दोबारा से लॉग मैसेजेस इनेबल कर देता हूं। अब सारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, IP शाईपी कॉन्फ़िगर्ड है, अब हम OSPF चलाने के लिए तैयार हैं। आगे चले जी, जी पूछना चाह रहे थे आप। ग्लोबल मोड, हाँ जी, ग्लोबल मोड। लेकिन सर हम उसमें देख, अगर हम उसमें कॉन्फ़िगरेशन मोड में देखना चाहिए शो लॉगिंग
डू लिखेंगे, डू शो लॉग। पुराना iOS होगा, उसमें डू नहीं यूज होता। डू बाद में आया था ना, मैंने बल्कि बताया भी था कि सिस्को iOS वक्त के साथ साथ जो है वो इसने काफी इंप्रूव किया है, तो ये डू का फीचर शुरू से नहीं है। आप या तो 2950 पे होंगे, तो बस इसलिए 3750 नया है, उसमें अगर iOS का इमेज पुराना होगा तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसमें चलेगी। आप 2950 पे होंगे। ये हो गया जी। हमने सिर्फ आईपी दी है और लिंक अप किए हैं, वो बस एक छोटा सा ख्वाब था थोड़ी देर के लिए, सिसलॉग वाला जो बीच में आया था। ठीक है जी, तो वो ये है कि अगले हफ्ते में जब आपको वक्त मिलेगा तो सिर्फ टारगेट करके सिसलॉग वाला पार्ट अलग से समझ लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, सिर्फ वो बात शुरू हुई थी कि ये लॉग मैसेजेस परेशान कर रहे हैं दरमियान में आके, तो मैंने इसके दो सोल्यूशन बता दिए हैं। एक, सारी कॉन्फ़िगरेशन कर लें, एंड पे हिस्ट्री देख लें, तो सारी कमांडें नीट एंड क्लीन नजर आ जाती हैं। और लॉग मैसेज अगर आपको तंग करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के दौरान तो उन्हें बंद भी किया जा सकता है, और बंद इस तरह से कि जनरेट होता रहे, आपको दिखेगा नहीं बस। तो उसके लिए क्या करेंगे, नो लॉगिंग कंसोल। ठीक है जी, मैं सारे राउटर्स पे एक दफा तसल्ली कर लेता हूं, डू राइट, या अगर इनेबल मोड में है तो राइट की कमांड देके, मैं नहीं चाहता कि ये वाला काम हमें अब दोबारा करना पड़े। ठीक है जी, तो उसके लिए मैंने ये इसको सेव कर लिया, और ये आप GNS3 में आइंदा के लिए भी ये कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई। एक आदत डाल लें कि जब भी कोई बड़ा काम करने लगे, जैसे OSPF इस वक्त हमारे लिए एक मेन आज का प्रोजेक्ट वो है कि हमने सिंगल एरिया OSPF चलाने हैं, तो आपकी ज्यादा दिलचस्पी ना ये लिंक अप करने और आईपी शाईपी देने में तो होगी नहीं, मेन फोकस आपका उस पर होगा नहीं, और अक्सर आप इसमें गलती कर जाएंगे। तो आपने ना पहले तसल्ली कर लेनी है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड देके, पूरी कमांड लिख देता हूं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, कि जो आईपी आपने कॉन्फ़िगर करने थे वही किए हैं, क्या उनका स्टेटस वाकई अप हो भी गया है या नहीं। तो मैंने राउटर 1 के दो इंटरफेस कॉन्फ़िगर किए हैं। ठीक है जी, दोनों इस वक्त आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं। ये कमांड नहीं तो नहीं है ना, पहले हम दे चुके हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। 192.168.1.1 आईपी भी ठीक है, स्टेटस भी ठीक है। राउटर 2 पे कितने इंटरफेस कॉन्फ़िगर किए हैं, चार लूप बैक भी था एक राउटर 2 पे, एक फास्ट इथरनेट, एक लूप बैक, दो सीरियल इंटरफेस। ठीक है जी, हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो, कुछ रह गया हो, इसीलिए तो कमांड दे रहा हूं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है जी, तो आप यहां पे देखें आपको चार इंटरफेस नजर आ रहे हैं, आईपी भी देख लें ठीक है या नहीं है, जैसे होने चाहिए थे बिल्कुल वही आईपी है, लूप बैक भी नजर आ रहा है, और सारों का स्टेटस जो है वो अप भी है। हाँ, तो दोबारा आईपी आप एडिट कर लें। ठीक है जी, आप चाहें आईपी खत्म करके भी दोबारा दे सकते हैं, सेम वही कमांड दोबारा दे दें, पैरामीटर चेंज करके चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, ओवरराइट हो जाता है, दो आईपी इस तरह से कॉन्फ़िगर नहीं होते। ठीक है, एक इंटरफेस पे दो आईपी कॉन्फ़िगर तो हो सकते हैं, मैंने सियासी बयान दे दिया है, इस तरह से नहीं होते हैं। यानी आप आईपी एड्रेस, मैं इंटरफेस लूप बैक 0 पे जाऊं और कहूं आईपी एड्रेस 33 तो ये 33 हो जाएगा, 22 खत्म हो जाएगा, उसको रिप्लेस कर लेगा। तो राउटर 2 के लिए आपके भी इसी तरह से चारों इंटरफेस आप पे, आईपी भी यही है। ठीक हो गया, राउटर 3 पे भी तसल्ली कर लें, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो दो आईपी हैं, दोनों डायग्राम के मुताबिक है, लिंक भी आप पे, आईपी भी ठीक है, आपके पास भी ऐसे कोई गड़बड़ हो तो इसको इस जगह पे ठीक कर लें, क्योंकि ये छोटी गलती इस वक्त पकड़ी जाएगी। आपने आगे OSPF कॉन्फ़िगर करना शुरू कर दिया तो उस वक्त आपका दिमाग छोटे छोटे मसलों पे जाने ही नहीं है, आप कहेंगे मेरे से OSPF में कोई गलती हुई होगी, आईपी तो मैं गलत लिख ही नहीं सकता, तो गलती इन्हीं चीजों में रह जाती है।
और ये इस वक्त आसानी से पकड़ी भी जाएगी। साथ हैं सब लोग? वेरी गुड। अच्छा जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े कुछ और आपको मजेदार चीजें दिखाते हैं। लेकिन मजेदार और इंपॉर्टेंट चीजें सीखनी हो तो इंसान का फ्रेश होना बड़ा जरूरी है। आप लोग थक चुके हैं, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, ठीक है जी। लिहाजा अभी आप ब्रेक कर ले, वापस आए, 11:45 पे वापस आएंगे तो ओएसपीएफ चलाने से पहले आपको कुछ और दिलचस्प और बड़े काम की चीजें सिखाऊंगा, फिर हम ओएसपीएफ चलाएंगे। ओएसपीएफ ने तो चल ही जाना है, ठीक है जी, उसे चलने से नहीं कोई रोक सकता। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट 3 चीजें जो है वो आपकी वापसी पे अभी सिखाते हैं, ठीक है जी। तो चले मिलते हैं ब्रेक के बाद 11:45। हाँ हाँ हाँ,